हेलो एवरीवन। तो जेएसएससी सहायक आचार्य 16 जून 2024 का पेपर हम आपके लिए लेके आ गए हैं। ऑफिशियल जेएसएससी का पेपर है। तो इसमें हम जो क्वेश्चन करवाएंगे आपका इंडिया जीके वाला, झारखंड जीके वाला, कंप्यूटर वाला और साइंस वाला, सारा का सारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चंस में से रिपीटिशन का मैक्सिमम चांस है। ठीक है, 101% हम आपको बोल सकते हैं कि ये सब जो पेपर्स हम करवा रहे हैं इंडिया जीके, झारखंड जीके, कंप्यूटर साइंस, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पक्का रिपीट मारेगा। आपका अपकमिंग जेएसएससी सीजीएल का री एग्जाम हो या आगे कोई भी जेएसएससी का एग्जाम होता है उसमें पक्का रिपीट मारेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी मारेगा, उसका ऑप्शन भी रिपीट करेगा, और हम जो एक्सप्लेनेशन देते हैं थोड़ा अंदर जाकर उससे भी पक्का पक्का सवाल आने का चांस है। इसीलिए वीडियो को मिस नहीं करना है आपको। भले आप नोट मेकिंग नहीं कर सकते लेकिन वीडियो को पूरा देख जरूर लीजिएगा एग्जाम से पहले। इससे पहले हम बहुत सारा पीवाईक्यूज आपके लिए करवाए थे, और जेएसएससी सीजीएल का जो 28 जनवरी का पेपर हुआ था कितना सॉलिड रिपीटिशन था। आप जाके पुराना आपको देखना है, देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, बाकी इसमें हम मैथ रीजनिंग नहीं करवाएंगे। मैथ रीजनिंग अलग से करवाए हुआ है ऑलरेडी, मैथ्स वाले सर जो हैं उसको करवा चुके हैं, तो वो आप चाहें वहाँ जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट आ रहा होगा। इसका जो पीडीएफ है कहाँ पे मिल जाएगा? ई बुक सेक्शन एग्जाम क्लस्टर ऐप में। एग्जाम क्लस्टर ऐप का लिंक हम लगा दिए होंगे पहले कमेंट में, वहाँ से हम लोगों का ऐप डाउनलोड कीजिए। ई बुक वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको इसका पेपर साथ में जेएसएससी का दूसरा अलग अलग रिसेंट एग्जाम्स का पेपर भी मिल जाएगा। और अभी हम लोगों के ऐप में मैथ्स का कोर्स अवेलेबल है, साइंस का कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही बिगनर फ्रेंडली वे में बनाया गया है, सारा इंग्लिश मीडियम में है, याद रखेंगे। ठीक, उसके साथ जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट है, टोटल 8 सेट है, और 10 सेट है पेपर 3 का। ये हिंदी प्लस इंग्लिश है, और ये जो है केवल ऑब्वियसली इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही रहेगा। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन पेपर है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट एग्जाम के लिए। जैसा सवाल आने वाला है, जिस पैटर्न पे सवाल पूछा गया था, सब कुछ सही रेशियो में रखा गया है। क्वेश्चन बहुत ही रिलेवेंट है। पहला टेस्ट फ्री है, यहाँ भी पहला टेस्ट फ्री है। एक टेस्ट जाइए, लगा के देखिए, मज़ा आ जाएगा, तभी लीजिएगा। ठीक, मैथ का जो कोर्स है, साइंस का कोर्स है, सब में डेमो का बहुत सारा लेक्चर्स अपलोडेड है। कृपया डेमो देखिएगा, उसके बाद अगर अच्छा लगे तभी लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही यूजफुल कोर्स है आपके लिए। और ये जो मैथ्स वाला कोर्स है इसको आप आराम से 15 से 20 दिन में पढ़ के प्रॉपरली रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड वे में क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। यानी जिस तरह का सवाल आ सकता है वैसा सवाल करवा के पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझाया गया है। एडवांस मैथ्स का जो वेटेज ज़्यादा रखा गया था, जैसा कि आप लोग जेएसएससी सीजीएल में देखे ही थे, तो एडवांस मैथ्स का सिलेबस जो है इस कोर्स में खत्म है, ऑलमोस्ट खत्म है। मतलब बस स्लाइटली 1-2 लेक्चर्स जो है जिसमें आपको थोड़ा सा एडवांस मैथ्स का कॉन्सेप्ट और दिया जाएगा, वो है। बाकी अर्थमेटिक का भी जो रिलेवेंट चैप्टर्स है वो डाला गया है। ऐसा नहीं है अर्थमेटिक पूरा छोड़ दिया गया है, लेकिन ज़्यादा फोकस एडवांस पे रखा गया है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल में ऐसा ही वेटेज देखने के लिए मिला था। बाकी इसमें और लेक्चर्स अपडेटेड रहेगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 90% कोर्स यहाँ पे कंप्लीट है, तो आप जाकर इसको देखिए, इससे बहुत आपका बेनिफिट होगा। अभी हम लोग के ऐप में एक सेल चल रहा है, जिसमें अगर आप कूपन कोड ऑफिसर लगाएंगे तो 26 जुलाई तक आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। हमेशा 10% का होता था, लेकिन फिलहाल आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी स्पेशल डिस्काउंट सेल चल रहा है। किसी भी ऐप के प्रोडक्ट पे, यानी कोर्स ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, कूपन कोड ऑफिसर का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको जो है 15% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे 10% का मिलता था, अभी 15% का मिलेगा 26 जुलाई तक ही। 26 जुलाई रात 12 बजे को ये ऑफर खत्म होने वाला है। कोई भी आपको डाउट है टेस्ट सीरीज या कोर्स के लिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 8987921161 पर। ठीक है, तो ये सेल का टाइमिंग नहीं भूलिएगा, 26 जुलाई रात 12 बजे तक ये सेल एक्टिव रहेगा। ठीक, बाकी उसके आगे भी कूपन कोड ऑफिसर लगेगा, लेकिन फिर आपको 10% का ही डिस्काउंट मिलेगा, 15 का नहीं मिलेगा। तो ये कूपन कोड ऑफिसर भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं सवाल पे। सवाल सबसे पहले जीएस में, जीके वाले सेक्शन में शुरू हो रहा है। कहाँ से? झारखंड जीके का। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मैथन डैम के बारे में पूछ रहा है। झारखंड में किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको मैथन डैम? तो मैथन डैम जो है बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया आपका, बराकर नदी पे मिलेगा, और कहाँ पर? धनबाद में मिलेगा। ठीक है, तो डैम के ऊपर क्वेश्चन आता है और ये बहुत अच्छा रिपीटेड सवाल है। बोकारो में अगर आप देखेंगे तो तेनूघाट डैम है। ठीक है, तो डैम और पावर प्रोजेक्ट के ऊपर सवाल आने का चांस होता है, इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा। बहुत ज़्यादा कोई कठिनाई वाला सवाल नहीं आ रहा, लेकिन कर सकते। थोड़ा सा तबीयत खराब है तो मे भी आपको आवाज़ में चेंजेस शायद फील हो रहा होगा। अगला क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू की ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, जो कि पलामू में राइज होती है, ईस्टवर्ड फ्लो करते हुए रांची हजारीबाग होते हुए। तो ये क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू का सबसे इंपॉर्टेंट अगर रिवर का बात हो रहा है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि दामोदर नदी का बात हो रहा है। ठीक है, बाकी बेतवा का यहाँ से कोई लेना देना नहीं, ताप्ती, सिंध, ये सब का यहाँ से कोई लेना देना नहीं। जो दामोदर नदी है ख़त्म कहाँ पर होती है? तो हुगली पे, हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक, अगला क्या है?
बहुत ही इजी हलवा वाला टाइप का एक क्वेश्चन हो गया आपका, लेकिन आपका रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है और रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है कि कितना स्टेट जो है वो झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है, यानी झारखंड के बॉर्डर से कितना राज्य की सीमाएं लगती है। तो सीमा टोटल 5 राज्य का लगता है, पांचों का नाम आपको पता ही होगा, बताकर हम बोर नहीं करेंगे, लेकिन लोकेशन वाइज देखिएगा और हर स्टेट कितना कितना डिस्ट्रिक्ट से अपना सीमा लगाता है वो भी आपको याद रखना है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से किस स्टेट का सीमा लग रहा है। ठीक, अगला क्या है, झारखंड जो 28वां राज्य था भारत का वो किस वर्ष बना था। बहुत ही हलवा इजी सवाल है आपका, 2000 इसका आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट 15 नवंबर सन 2000। रिवीजन के लिए आपका बहुत अच्छा, हालांकि ये सब बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ये बार बार आते रहता है। 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस, इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जयंती भी है। ठीक, और इसी यही होता है क्या, झारखंड का स्थापना दिवस। अगला क्या है, पार्क के ऊपर देखिए रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, बार बार घुमा घुमा के इसलिए हम बोलते हैं कि ये सब वीडियोस सिर्फ आपका रिवीजन कहीं काम नहीं आएगा। सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन रिपीट, यहाँ से आप माइंडसेट भी समझते हैं कि जेएसएससी, अब लोग बोलेगा कि यार एग्जाम एजेंसी क्या है, ये है वो है। देखो भाई, एग्जाम एजेंसी कुछ भी हो, जेएसएससी कॉमन है। ठीक है, तो जेएसएससी का भी रोल होता है। ऐसा नहीं है कि जेएसएससी बस कुछ भी करके बोल देता है कि तुमको जो बनाने बना दो, नहीं, जेएसएससी भी इनपुट्स प्रोवाइड करता है। तो आपको माइंडसेट का समझ में आएगा कि किस तरह का माइंडसेट चल रहा है। तो पार्क के ऊपर बहुत ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है। तो पार्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क जो है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो बोकारो में है ये जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क, और ये पब्लिक के लिए ओपन होता है 14/1/1989 को। ठीक है, तो 14/1/1989 को पब्लिक के लिए ओपन होता है। तो इसका सही आंसर, अच्छा इस तरह से नहीं है, 1980s ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बोकारो का पार्क पूछा, तो हर डिस्ट्रिक्ट का जो इंपॉर्टेंट पार्क है, खासकर जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी रखता है, उसको जरा बढ़िया से देख करके जाइएगा। ठीक, अगला क्या देखिए, झारखंड का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है, और यहाँ पे क्या पूछा, घिसा पिटा सवाल है, लास्ट पिछला 2-3 बार इसी को देख रहे थे। आईएसएम जो है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, कहाँ पर मिलेगा आपको, धनबाद में मिलेगा। अब इसको आईआईटी का दर्जा दे दिया गया है। बोल क्या रहा है, 9 दिसंबर 1926 को ये किसके द्वारा ओपन किया गया था। तो उस समय के जो वाइसराय थे कौन, लॉर्ड अर्विन, इनके द्वारा खोला गया था। तो इनका नाम आपको याद रखना है, और यहाँ से 9 दिसंबर 1926 भी याद रख लीजिएगा। आईएसएम धनबाद में है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसको आईआईटी का स्टेटस कब मिला, 6 सितंबर 2016 को। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछना होगा तो ये पूछेगा, और वही सब घिसा पिटा सवाल पूछना होगा तो यहाँ से कुछ पूछ देगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। साथ में दूसरा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी पढ़ते रहेंगे। ठीक, अगला क्या, हुंडरू वाटरफॉल किस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन हो गया ये, रांची में आपको मिल जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा कुछ हम क्या ही बताएं। अगला क्या, टिस्को के बारे में पूछ रहा है, टिस्को कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। अब क्या बोलें ये सब सवाल, ठीक है, चलिए रिवीजन बढ़िया हो जाता है। टिस्को आपको कहाँ मिलेगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर में मिलेगा। रांची में आपको जैसे क्या मिलेगा, HEC, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। इसी यही क्या है, इसरो का रॉकेट्स के लिए स्पेयर जो है इंपॉर्टेंट पार्ट्स का भी निर्माण किया था। चंद्रयान के समय में भी काफ़ी न्यूज़ में रहा HEC। ठीक, अगला क्या है, इसमें से कौन सा झारखंड का फेस्टिवल है, त्योहार के ऊपर सवाल पूछ दिया, जिसमें डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज काउज एंड बेफोलोज के ऊपर होता है, उसका केयर का किया जाता है। तो जैसे ही आप एनिमल देखें, जैसे ही पशुओं का बात देखें, सीधा सीधा घंटी क्या बजना चाहिए आपका, सोहराय का घंटी बज जाना चाहिए। ठीक है, भक्ता परब से आपको क्या याद आना चाहिए, बूढ़ा बाबा। सरहुल से आपको साल याद आना चाहिए। साल क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। ठीक, इसी की वजह से इसका नाम सरहुल भी पड़ा है इस त्योहार का। सोहराय के बारे में आपको जानवर याद आना चाहिए। रोहिणी से आपको क्या याद आना चाहिए, सीड वगैरह याद आना चाहिए। ठीक है, और वन ऑफ द फर्स्ट फेस्टिवल्स में आते हैं रोहिणी। ये पिछले बार भी रिपीट हुआ था, तो फेस्टिवल इंपॉर्टेंट थीम बन के आ रहा है, इसको बढ़िया से करके जाएंगे। जनवरी 2024 में भारत के होम मिनिस्टर कौन थे, अच्छा भारत के नहीं, सॉरी, झारखंड के होम मिनिस्टर। तो इसमें एक ट्रिक भी है। ऐसे तो यहाँ आंसर दिख रहा है कि चलिए हेमंत सोरेन, लेकिन आमतौर पे एक नॉलेज आप अपने पास रखिएगा, ताकि आपको मान लीजिए झारखंड का नहीं, आपको किसी और स्टेट का पूछ दिया, वहाँ पे भी एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अनटिल एंड अनलेस की बहुत मजबूरी नहीं है, हमेशा होम मिनिस्ट्री कौन अपने पास रखते हैं, चीफ मिनिस्टर ही अपने पास होम मिनिस्ट्री रखते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि होम मिनिस्टर जो होगा उसको डायरेक्ट कंट्रोल मिला होता है स्टेट के पुलिस का। ठीक है, और कोई भी चीफ मिनिस्टर अपने हाथ में पुलिस रखना चाहता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। पुलिस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज होता है किसी भी राज्य सरकार का। तो पुलिस हमेशा चीफ मिनिस्टर अपने पास रखना चाहते हैं, यानी कि होम मिनिस्ट्री आमतौर में सभी स्टेट में आपको जो है सो
किसके पास मिलेंगे? चीफ मिनिस्टर के पास ही होम मिनिस्ट्री भी मिलेगी, यानी होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आमतौर पे सभी स्टेट में एक ही व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ हेमंत सोरेन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, चाहे जनवरी में पूछे चाहे अभी पूछे, हमेशा जो चीफ मिनिस्टर वही होम मिनिस्टर भी आमतौर पे। ठीक, अगला क्या है? झारखंड का रैंक कितना नंबर का है तसर सिल्क इन द कंट्री में? ठीक है, तो तसर में हमेशा हम क्या पढ़े हैं आप लोग कि पहला स्थान पे आता है। ठीक है, जेपीएससी में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, जेएसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका भी पूछा जा सकता है। तसर से आपको क्या याद आना चाहिए? आपको याद आ जाना चाहिए सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर मौजूद है? रांची में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्या है? लक्ष्मी पाड़िया फ्रॉम झारखंड इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो ये आपको बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है, तो अलग अलग प्लेयर्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपके झारखंड जीके के किताब में भी होगा, नहीं तो आप अगर करंट अफेयर का कोई मैगजीन ले रहे होंगे उसमें भी मिल जाएगा। ठीक, अगला स्टेट फ्लावर कौन है झारखंड का? यही पुराना जो हम आपको ट्रिक समझाए थे कि साइंटिफिक नेम दे देगा ब्रैकेट में, तो ये आपका पलाश हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साइंटिफिक नेम जो है वो भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये आपको ये भी याद रखना है। आपके अगले जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम में ये वाला आ सकता है कि हो सकता है पलाश नहीं लिखेगा, ये साइंटिफिक नेम ही लिख देगा, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, और हाँ, ये जो टेक्स्टवा है ना बाबू, ये इस तरह से दिख रहा है ना, एक पिछले बार बहुत अच्छा एक कमेंट किए थे कि मक्खी जैसा काहे दिखता है सर आपका टाइपिंग आप कैसे करवाएं? तो ये टाइपिंग बाबू हम नहीं करवाए हैं, ये जो टाइपिंग है ना, ये जो पीडीएफ है, ये झारखंड सरकार जेएसएससी माननीय अति माननीय जो जेपीएससी है वही ये वाला पीडीएफ दिया है आंसर की के तौर पे। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना सारा क्वेश्चन हम प्रिंट नहीं करवाएंगे, इतना समय का और रिसोर्सेज का कमी है। तो आप यहीं से थोड़ा सा काम चलाइए, हल्का सा 480p करके देखिए या 360p करके देखिए। डेटा तो क्या बोलेगा, महंगा तो हो गया है, लेकिन क्या कीजिएगा, आज के लिए थोड़ा सा रील्स कम देखिएगा, आज बिना रील्स देखे सो जाइएगा। ठीक है, अगला क्या है? दिसंबर 2023 में झारखंड में टोटल कितना नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है? तो दिसंबर हो चाहे अभी हो, 24 डिस्ट्रिक्ट है। बिहार के 18 डिस्ट्रिक्ट से टूट के बना था। ठीक, अगला क्या है? व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट इन द झारखंड अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? आंसर बहुत ही सिंपल सा है, रांची है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला, सबसे कम पॉपुलेशन वाला लोहरदग्गा भी है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे। सेंसस झारखंड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम है, इसको बढ़िया से रट के जाइएगा। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इससे एकदम मुफ्त का मिलता है, आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है आपका जनरल साइंस का। ठीक है, जनरल वाला साइंस है, याद रखेंगे। आगे जो साइंस आने वाला है वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये जनरल साइंस है, ये सबको पता होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक, इसमें क्या पूछ रहा है? किस ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं? बहुत ही पिछले बार भी आता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे। और सुसाइड बैग ऑफ सेल किसको बोलते हैं? लाइजोसोम्स को। लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम में आ सकता है। टेबल सॉल्ट जो है, इसकी पिछले बार भी इसका सवाल आया था। टेबल सॉल्ट जिसको केमिकली क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, उसका केमिकल फॉर्मूला, तो ये हो गया सोडियम का, ये हो गया क्लोरीन का, ये दोनों को मिलाइएगा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन जाएगा। Na+Cl- मिलके बना देता है सोडियम क्लोराइड, जिसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक मिनरल एसिड है, ये NaCl आपका दे दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। H2O क्या है? पानी है। ठीक है, ये तो बताने वाला कोई बात नहीं है। C6H14 ये क्या है? हेक्सेन का फॉर्मूला है, हेक्सेन, इन लास्ट में लगा है, यानी कि ये एक एल्केन है। ठीक है, एल्केन है। आगे क्या? गोल्ड का यानी कि सोना का केमिकल सिंबल पूछ रहा है, तो गोल्ड का जो केमिकल सिंबल जो है वो क्या है? AU है। AU क्यों बोला जाता है? क्योंकि लैटिन भाषा का शब्द था ऑरम, ऑरम का मतलब होता था सोना, तो यही ऑरम के नाम पे AU को उठाकर यहाँ पे लगा दिया। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि गोल्ड को लैटिन में क्या कहते थे, तो ये पूछेगा, तो आंसर क्या होगा? ऑरम होगा। उसी तरह AG वाला नहीं जी, AG क्या है? लैटिन में इसको बोलते हैं अर्जेंटम या अर्गेंटम, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। और ये क्या है? ये है आपका सिल्वर का। ठीक है, सिल्वर है, AG यानी अर्गेंटम। Fe क्या हो गया? लैटिन वर्ड फेरम, FERRUM, फेरम, ये क्या है? बेसिकली आयरन है, तो ये भी पूछ सकता है। और Cu ये जो कॉपर का होता है, लैटिन में क्या है? क्यूप्रम या कुप्रम जो बोलना चाहें, ये हो जाएगा आपका कॉपर का। ठीक है, तो ये सारा लैटिन नेम भी आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, एग्जाम में रिपीट करेगा। अगला क्या?
उस प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर में बदल जाता है, लिक्विड वेपर में बदल रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को बचपन में हम लोग पढ़े थे इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है, इवापोरेशन कहते हैं। इवापोरेशन किस चीज से बढ़ता है? अगर सरफेस एरिया बढ़ा दीजिएगा तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा, विंड स्पीड बढ़ा दीजिएगा तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा, और लिक्विड के ऊपर का प्रेशर घटा दीजिएगा तब भी इवापोरेशन बढ़ जाएगा। इतना सब चीज़ है। बाकी कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन में जो गैसियस फॉर्म होता है यानी वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बदलता है, यही कंडेंसेशन बारिश करवाता है। इवापोरेशन तो आपको पता ही है। सब्लिमेशन में क्या होगा? जैसे कपूर जो होता है वो सबलाइम कर जाता है, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन करेंगे। और सॉलिडिफिकेशन तो सिंपल सा चीज़ है कि लिक्विड जो है आपका सॉलिड में बदल गया तो सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा, ठीक। सब्लिमेशन यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक। और इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? कपूर यानी कैम्फर, कैम्फर हो गया, या फिर नेप्थलीन का गोली हो गया, नेप्थलीन बॉल, ये भी देखिएगा इंपॉर्टेंट है। सब्लिमेशन का एग्जाम्पल से सवाल आ सकता है अगर अच्छा सवाल बनाना चाहेगा एग्जामिनर। बाकी इसी टाइप का बनाना चाहेगा तो यही सब कंडेंसेशन, इवापोरेशन, इसी से खेलते रहेगा। बाकी हाँ, इवापोरेशन के बारे में जो एक्स्ट्रा बात बताए ये भी देख लीजिएगा, एग्जाम में काम का है। अगला क्या? इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट पूछ रहा है। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है जी? एम्पियर होता है, ठीक है। इतना एम्पियर का करंट मार दिया, उतना एम्पियर का करंट जो है चार्जर में घुसा, तो ए से डिनोट करते हैं, कहलाता है एम्पियर। आंसर हो जाएगा। जूल जो है सो क्या है? एनर्जी या फिर वर्क डन का फॉर्मूला, मतलब यूनिट है जूल। ओम जो है आपका रेजिस्टेंस का हो गया, इसको सिंबल ऐसे दिखाते हैं, ठीक। और ये हो गया वोल्ट, तो बताए ही हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का, या उसी को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज का भी यूनिट है। इसको भी से दिखाएंगे, इसको ए से दिखाएंगे, इसको ऐसे दिखाएंगे, और जूल को नॉर्मल जे से लिख देंगे, काम खत्म। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन जो है तीनों आपको बाय हार्ट समझ में आना चाहिए। उसका एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं? बेसिकली न्यूटन के पहले सिद्धांत को, पहले नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहाँ गया जी? हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। और तीसरा नियम क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी इधर तो इधर। अगला क्या है? विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ्स एटमोस्फेयर। अर्थ के वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस को, किस गैस की मात्रा पाई जाती है? आंसर होगा आपका नाइट्रोजन गैस। इसी तरह अर्थ का पपड़ी या क्रस्ट के बारे में भी सवाल पूछा था, तो इसको भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पे आपका आता है ऑक्सीजन, ठीक। बाकी एग्जैक्ट परसेंटेज वगैरह भी आप लोग याद करते हैं, वो भी अच्छी बात है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, लगभग वो कॉमन नॉलेज हो गया है। अगला क्या? ज्यादातर इकोसिस्टम में एनर्जी यानी ऊर्जा का मेन साधन क्या होता है? तो कोई इकोसिस्टम है, मान लीजिए एक तालाब है, इस तालाब को ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है? अगर जो मछली है, मछली को ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है? कोई पत्ता खा रहा है वो, अब पत्ता को ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है? तो यहाँ सूरज का रोशनी चमक रहा है, उस सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, जिसको कि फिर मछली खाता है, उसको बड़ा मछली खाता है, और इस तरह से पूरा एक फूड साइकिल चलता है। तो कोई भी इकोसिस्टम हो, ज्यादातर में, मोस्ट में इकोसिस्टम में एनर्जी का जो सोर्स होता है वो सूरज की रोशनी यानी सनलाइट होता है। लेकिन कहीं कहीं पर मान लीजिए ये हो गया समुंदर, समुंदर में एक पॉइंट के बाद मान लीजिए इस गहराई से जब नीचे जाएंगे ना, यहां तक सूरज का रोशनी नहीं पहुंचता है, यहां पर एक घुप अंधेरा, एकदम अंधेरा कायम रहे, यहां पर अंधेरा कायम रहता है। फिर भी यहां पर कुछ जीव जंतु रह लेते हैं। कैसे रह लेते हैं? बिना सूरज की रोशनी के। तो दो चीज होता है। नंबर एक कि एक बोलते हैं वेल ड्रॉपिंग, वेल ड्रॉपिंग या वेल रेन बोल लीजिए। तो इसमें क्या होता है ना कि वेल जो है, बहुत बड़ा बड़ा वेल मछली होता है, उसका जो डेड बॉडी होता है ना, वो सड़ के गल के नीचे उसका ड्रॉपिंग, उसका जो थोड़ा थोड़ा शरीर का हिस्सा नीचे गिरते रहता है, बरसते रहता है एक बारिश के जैसा, उसी को खा खा के इन लोग जिंदा रह लेता है, एनर्जी उसको वहां से मिल जाता है। और वेल क्योंकि बहुत बड़ा जीव होता है, बहुत बड़ा जानवर होता है, मछली नहीं होता है जी, जानवर होता है, तो वो नीचे उसका जो अंश है, इससे बहुत छोटा छोटा जीव रह लेता है। और बहुत बार ये भी होगा कि नीचे क्या होता है ना कि ज्वालामुखी का, वॉल्केनिक का ये आते रहता है, गैस वगैरह और हीट जो है आते रहता है। ज्वालामुखी का जो
हीट है या गैस है, ये सब आते रहता है, केमिकल्स डिफरेंट डिफरेंट आते रहता है, उस पर भी एनर्जी मिल जाता है बहुत सारे जीवों को, ठीक है। तो ये भी एक सोर्स है, लेकिन मोस्ट इकोसिस्टम में सोर्स क्या है, डायरेक्ट जो मेन सोर्स है वो सनलाइट ही है, ठीक। अगला क्या है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें पौधे अपना खुद का खाना बनाते हैं। अभी जस्ट ऊपर हम आपको बताएं क्या होता है भाई, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, इसमें पानी का प्रयोग होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस में घुसा हुआ क्लोरोफिल का इस्तेमाल होता है और इससे खाना बन जाता है। खाना किस तरह का बनता है, स्टार्च के रूप में पौधा अपने अंदर खाना सेव कर लेता है। यानी कि लाइट एनर्जी, फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या करता है, लाइट ऊर्जा को केमिकल एनर्जी यानी केमिकल ऊर्जा में बदलता है। तो लाइट ऊर्जा केमिकल ऊर्जा में तब्दील हो रहा है, किसमें, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोटोसिंथेसिस किससे होता है, क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल में कौन सा केमिकल होता है, तो मैग्नीशियम का एक कंपाउंड होता है, मैग्नीशियम आयन या मैग्नीशियम, बस इतना याद रखेंगे, क्लोरोफिल करने के लिए मैग्नीशियम का एक कंपाउंड होता है जो कि यूज होता है, ठीक है, क्लोरोफिल में। अगला क्या है, कौन सा एंजाइम है, देखिए एंजाइम के ऊपर, हार्मोन के ऊपर सवाल हमेशा आ रहा है। तो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक करता है पेप्टाइड में, कहां पर, स्टोमिक में यानी पेट में। पेट में ऐसा कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये सब काम करता है, तो पेप्सिन। पहले के ज़माना में पेप्सी जो होता था उसके अंदर भी माना जाता था कि थोड़ा बहुत पेप्सिन डाल दिया जाता है जो कि पेट के लिए अच्छा होता है, हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पेप्सिन आपको स्टोमिक में मिलेगा। ये क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। प्रोटीन जो आप खाएंगे, ठीक है, वो प्रोटीन को तोड़कर पेप्टाइड बना देगा, ठीक। तो ये काम कौन करेगा, पेप्सिन करेगा भाई, ठीक। स्टोमक में प्रोड्यूस होता है। अगला क्या है, ट्रिप्सिन। आंसर आपका पेप्सिन है। ट्रिप्सिन के बारे में भी जान लीजिए। ट्रिप्सिन क्या है, मिलेगा कहां पर, पैनक्रियास में। और ये क्या है, जो यहां से प्रोटीन कोई पेप्टाइड बनाईस ना, इसी पेप्टाइड को ये और ब्रेक करता है अमीनो एसिड में। यहां पे कौन था, पेप्सिन था ऊपर में, नीचे में का है, ट्रिप्सिन है, ठीक। वैसे भी सीन लास्ट में देखेंगे तो थोड़ा सा प्रोटीन रिलेटेड कंपाउंड से रिलेट कीजिएगा। तो ये आपका हो गया। लाइपेज क्या है, लास्ट में एज यूज देखेंगे तो आप स्टार्च से या शुगर से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो लाइपेज जो है आपको ये भी पैनक्रियास में मिलेगा, ठीक है। और ये क्या है, फैट को फैट इंटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, हम यहाँ बोल रहे थे कि स्टार्च से, लेकिन स्टार्च और फैट्स दोनों से, ठीक है, दोनों से आप रिलेट कर सकते हैं। अमाइलेज जो है, तो लाइपेज कहां पर मिलेगा, पैनक्रियाज में। ये फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। अमाइलेज जो है ये दो तरह का होता है, रुकिए थोड़ा जगह बनाए। दो तरह का अमाइलेज होता है, एक होता है आपका सैलिवरी अमाइलेज और दूसरा होता है आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, सैलिवरी अमाइलेज सलाइवा में यानी मुंह के पास प्रोड्यूस होता है, मुंह के अंदर। और पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो पैनक्रियास में प्रोड्यूस होता है। दोनों का काम सिंपल होता है कि जो स्टार्च है, जो खाना में स्टार्च होता है, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा। सिंपल शुगर यानी जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, लाइक ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जैसा सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है कौन, अमाइलेज। इसीलिए रोटी को जब रिपीटेडली बार बार चबाते हैं तो थोड़ा थोड़ा मीठा लगने लगता है, वो इसीलिए क्योंकि स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में, और ग्लूकोज मीठा होता है, उसमें कन्वर्ट होता रहता है। तो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ था, वहाँ से आ सकता है, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ मैथ जो है मैथ वाली टीचर ऑलरेडी करवा दिए हैं, आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हम जो है सो इसको करते हैं स्किप और आगे हम बढ़ते हैं, बढ़ते हुए पहुँचते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर आ रहा होगा भाई, हाँ यहाँ से कंप्यूटर शुरू है। कृपया करके 480p में वीडियो देखें अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को देख के जरूर जाएंगे, भले 1.5 गुना रफ्तार पे देख लीजिए। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, ई बुक सेक्शन, एग्जाम क्लस्टर ऐप का ई बुक सेक्शन। और भैया 26 जुलाई तक कूपन कोड ऑफिसर का प्रयोग करने पर 15% का डिस्काउंट मिल रहा है सारे कोर्सेस और टेस्ट सीरीज में, तो लाभ जरूर उठा ले। 26 जुलाई के बाद भी डिस्काउंट मिलेगा सेम कूपन कोड पर, लेकिन केवल 10% का ऑफ मिलेगा। तो 15% का ऑफ लेना चाहते हैं, कूपन कोड ऑफिसर यूज कर लीजिए। अगला क्या, बहुत ही हलवा टाइप का सवाल है, एमएस ऑफिस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। पिछले बार इसको हम आप बता दिए थे। तो एमएस ऑफिस में एमएस का मतलब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, जिसका अभी ग्लोबल आउटेज चला था। तो माइक्रोसॉफ्ट है एमएस, और ऑफिस तो भैया ऑफिस ही है, तो ऑफिस का नॉर्मल ऑफिस होगा, एमएस का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जहां देखिए वहां पर मार दीजिए, ठीक। अगला क्या है,
इसमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है? बहुत ही सिंपल टाइप का सवाल है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, वो आपको कुछ डेटा देता है। प्रिंटर भी आउटपुट है, डेटा देता है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, डेटा लेता है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, ये आपको साउंड सुनाता है, ना कि आपसे साउंड लेता है। ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस, लाइट पेन, फिर आपका जॉयस्टिक, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सब आपका इनपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सब पे सवाल आ सकता है। अगला क्या, रूटर का काम क्या होता है? एक नेटवर्क में रूटर का काम जो है क्या होता है? तो ये डाटा पैकेट को अलग अलग नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। ये है रूटर का काम। वेब पेज डिस्प्ले करने का काम ये किसका होता है? तो ये होता है ब्राउजर का। ब्राउजर का एग्जाम्पल जैसे कि गूगल का क्रोम हो गया, मोज़िला का फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एज हो गया, ठीक है, और एप्पल का सफारी हो गया। उसी तरह एक नया आया है ब्रेव हो गया। फिर एक है आपका डक गो। इस डक गो का ब्राउज़र भी है और इसी डक गो का आपका सर्च इंजन भी है। उसके साथ में एक टॉर भी आता है। ठीक है, ये लेस नोन है थोड़ा, ये सब हम आपको बता दे रहे हैं, ये सब आपको किताब में जल्दी नहीं मिलेगा। तो ये सब भी एक तरह का ब्राउज़र है। टॉर जो है प्राइवेसी के लिए यूज़ किया जाता है, प्राइवेट नेटवर्क में प्राइवेसी के लिए यूज़ किया जाता है टॉर ब्राउज़र। ठीक, ये सब हो गया। अगला क्या, फाइल स्टोरेज के लिए। तो फाइल का संग्रहण या स्टोरेज करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, एसएसडी का इस्तेमाल करेंगे आप, पेन ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे आप सीडी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह का चीज़ है स्टोरेज के लिए। ठीक है, अगला क्या, जनरेट रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या फिर और भी किसी तरह का आपका सॉफ्टवेयर है उससे आप रिपोर्ट वगैरह जनरेट करते हैं। ठीक, अगला क्या, इसमें से क्या एग्जाम्पल है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का? सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल पूछ रहा है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेसिक चीज़ होता है। हार्डवेयर ऐसा चीज़ जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसका वजन वगैरह नाप सकते हैं। सॉफ्टवेयर ऐसा चीज़ है जिसका वजन वगैरह नहीं नाप सकते, लेकिन दुनिया को बहुत वजनदार यही बचाया है। जब माइक्रोसॉफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आएगा सॉफ्टवेयर में, दुनिया रुक जाएगा। तो इस तरह का जैसा अभी हुआ था। तो मॉनिटर एक हार्डवेयर है, CPU एक हार्डवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस सूट के अंदर आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। कीबोर्ड भी हार्डवेयर है। बेसिकली ये ऑड वन आउट का भी सवाल था, रीजनिंग वाला। ठीक है, तो किसी के भी बारे में आप जानते थे तो गेस ले सकते थे। अगला क्या, CPU का फुल फॉर्म लगता है पहले भी JSSC में हजारों बार ये सवाल आ चुका है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। इसी के अंदर आपको क्या मिलेगा? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मिलेगा, कंट्रोल यूनिट मिलेगा। पहले हम लोग पढ़ते थे मेमोरी यूनिट भी मिलेगा, लेकिन अब इसको सेपरेटली देखा जाता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस करता है। कंट्रोल यूनिट क्या है? जो अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करता है कि कितना नेटवर्क का फाइल जाएगा, कौन सा रजिस्टर कब एक्टिवेट होगा, इस तरह का काम जो है वो कंट्रोल यूनिट के सर पे होता है। अगला क्या, और हाँ, मेमोरी यूनिट क्या है? फाइल का स्टोरेज वगैरह करता है, फाइल फोल्डर जिसको बोल लें। अगला क्या है, यहाँ से नॉर्मल इंडिया जीके का कुछ सवाल शुरू हो रहा है। तो पूछ क्या रहा है, किस पर्वत के फुट हिल्स पे भीमबेटका केव्स आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको विंध्या हिल्स पे मिलेगा। ठीक है, विंध्या के पर्वतों पे मिलेगा, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन SSC में बहुत बार पूछा है, तो थोड़ा सा SSC लेवल का सवाल यहाँ पर दे दिया है। ठीक, अगला क्या है, कुमार गंधर्व, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो कुमार गंधर्व जो है वो सिंगिंग से, एक सिंगर हैं, और इनके बाद में फेमस बात क्या है कि ये किसी घराना से अपने आप को एसोसिएट नहीं करते थे। ठीक, तो क्लासिकल सिंगर जो हैं, डांसर जो हैं, इनके बारे में सवाल आपसे पूछ रहा है। अलग अलग जो यंत्रों को बजाते हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, अगला सवाल भी वैसा ही है, जुड़ा हुआ है। इसमें से कौन एक इंडियन डांसर कोरियोग्राफर है जो कि फ्यूजन डांस के लिए जाने जाते हैं? यानी यूरोपियन थियोरेटिकल टेक्निक्स और इंडियन, यानी यूरोप और इंडियन डांस टेक्निक को मिलाकर जो डांस बनाए थे, वो व्यक्ति कौन है? उनका नाम है उदय शंकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी SSC वाले टाइप से लिया गया है। SSC में जो मिसलिनियस वाला क्वेश्चन वहाँ आता है, वहाँ से एकदम ट्रू कॉपी छपा हुआ है। रविशंकर कौन है? ये सितार बजाते हैं। ममता शंकर कौन है? ये एक्ट्रेस हैं और डांसर हैं। ठीक है, आनंदा शंकर कौन है? ठीक है, आनंद शंकर या आनंदा शंकर जो है ये भी वेस्टर्न और ईस्टर्न दो, यानी कि ये भी यूरोपियन स्टाइल और इंडियन स्टाइल को मिक्स किए हैं, लेकिन म्यूजिक में ये जो हैं महाशय, क्या नाम है, उदय शंकर, ये जो हैं ये डांस में मिक्स किए हैं, और आनंद शंकर जो है सो म्यूजिकल में मिक्स किए हैं। तो ये चारों में से भी कोई ना कोई आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसको कृपया करके कॉपी में लिखिएगा। हम आमतौर पे नहीं बोलते, लेकिन इसको जरूर लिखिएगा क्योंकि बहुत बहुत हाई चांस है कि यहाँ से सवाल आ सकता है, तो इसको जरूर लिखिए। जितना बात हम बताएं जरूर लिखिएगा। अगला क्या है, चंद्रगढ़ फोर्ट जो है, चंद्रगढ़ का जो किला है वो आपको कहां पर मिलेगा? तो चंद्रगढ़ का जो किला है वो आपका महाराष्ट्र में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, अगला क्या है, किस राज्य में बिहुला फेस्टिवल मनाया जाता है? फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिहुला फेस्टिवल जो है, इसलिए हम बोले थे कि झारखंड का जो पड़ोसी राज्य है, ठीक है, नेबरिंग स्टेट ऑफ झारखंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सबसे हाईली इंपॉर्टेंट बिहार है फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट वेस्ट बंगाल है। इससे दोनों से बहुत ज्यादा सवाल आने का चांस है अगर इस तरह का कुछ पूछेगा। तो बिहुला जो फेस्टिवल है भागलपुर में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। भागलपुर कहाँ मिलेगा आपको? बिहार में मिलेगा। ठीक, इसमें माता की पूजा की जाती है, बाकी उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। अगला क्या है, कुचिपुड़ी वन ऑफ द मेजर डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहां से कुचिपुड़ी आया? कुचिपुड़ी आप एसोसिएट करेंगे कहां से? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, इसमें क्या है, भक्ति मूवमेंट से भी आपको एसोसिएट करना है, 7th सेंचुरी एडी से भी आपको एसोसिएट करना है। ठीक है, बाकी असम का जो आपका क्लासिकल डांस है उसका नाम क्या है? सातरिया है। बाकी बिहार वगैरह का भी डांस फॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ क्लासिकल का हो रहा था, इसलिए हम क्लासिकल में असम का बता दिए, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक, अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज यूज बाय द गवर्नमेंट एज प्रॉक्सी फॉर इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स टू आइडेंटिफाई द पुअर? बोले अरे का बोल दिए जी महाराज जी, अंग्रेजी में का बोल दिए। तो इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा अच्छा सवाल है। इसमें से बोला क्या जा रहा है ना कि देखिए, सरकार है, मोदी जी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर है निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, जिसको लोग छोड़िए क्या बोले इनके बारे में तो ये मोदी जी हैं, निर्मला सीतारमन जी हैं। इनको जानना है कि भाई जो आपके हाउस होल्ड यानी घराने हैं, घर हैं बहुत सारे, पूरा इंडिया में बहुत सारा घर है, हर घर वाला लोग कितना कमा रहा है, ठीक है, ताकि हमको पता चल सके उनके कमाई से कि गरीब आखिर है कौन। तो इसके लिए अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन सारा चीज होता है थ्योरेटिकल। ठीक है, थ्योरेटिकल होता है। मेन डेटा हमको कहां से मिलेगा? तो सारा लोग जो खर्चा कर रहा है ना, उससे हमको पता चलता है कि आखिर कितना गरीबी है, कौन सा घर जो है, अगर कोई घर है जो मान लीजिए महीना का केवल 2000 खर्चा कर रहा है, ठीक है, 5 लोग का परिवार केवल 2000 खर्च, और कोई एक घर है जो मान लीजिए 1200 खर्चा, और कोई घर है जो 25,000 खर्चा कर रहा है, तो इसमें से गरीब कौन होगा? ये वाला सबसे गरीब, ये थोड़ा सा इसका डामाडोल स्थिति है, और ये थोड़ा ठीक ठाक कंडीशन पे है। ठीक है, तो हमको पॉलिसी बनाना है तो हम इसके लिए बनाएंगे। तो ये काम आइडेंटिफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का प्रयोग किया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ये मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का एक सर्वे करवाती है सरकार। ठीक है, तो ये सर्वे करवाया जाता है। ये सर्वे कौन करवाता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। पहले एनएसएसओ होता था, अब एनएसओ हो गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एनएसओ जो किसके अंदर आता है? सांख्यिकी मंत्रालय के अंदर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। आपको हो सकता है ऑप्शन में एनएसओ देगा तो एनएसओ मारिएगा, मोस्पी देगा तो मोस्पी मारेंगे। ठीक है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये आपका पूछा जा सकता है। ठीक, और परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है? इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है परचेजिंग पावर पैरिटी का। मान लीजिए भारत के किसी एक व्यक्ति के पास $100 है। ठीक है, भारत के एक व्यक्ति के पास $100 है, और अमेरिका के एक व्यक्ति के पास $100 है, 100 अमेरिकी डॉलर, दोनों का बात कर रहे हैं। अगर भारत में $100 में मान लीजिए आराम से 8000 के लगभग का रुपया होता है, मोटा मोटी 8000 से ज्यादा ही होता है। इतना में क्या है, एक हफ्ता क्या गुजारने वाला, इसमें पूरा महीना गुजार दे। अगर बैचलर टाइप का आदमी है पूरा महीना भी गुजार सकता है, लेकिन हफ्ता 2 हफ्ता तो आराम से गुजार लेगा। लेकिन सेम $100 अगर किसी अमेरिकी के पास है, 8000 रुपया, या मतलब वहां पे तो $100 ही है, तो इसमें ये शायद 2 दिन 4 दिन किसी तरह अपना गुजारा कर पाएगा। बहुत कठिन होता है वहां पर, क्योंकि वहां पे महंगाई भी ज्यादा है, वहां पर लोगों का इनकम लेवल बहुत अलग है। ठीक है, तो परचेजिंग पावर क्या होता है कि सेम पैसा का अलग अलग जगह पे पावर, परचेजिंग का यानी खरीदारी का पावर अलग अलग होता है, क्योंकि सब जगह पे महंगाई अलग अलग है हर देश में। तो उसी को जब हम रिलेटिव करते हैं, यानी कि दोनों को रिलेट करके आपस में बनाते हैं कि भारत का अगर
भारत के जितना $100 के जितना ऐशो आराम चाहिए किसी व्यक्ति को, तो अमेरिका में कितना डॉलर चाहिए होगा? तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, मान लीजिए चाहिए होगा कि $350 चाहिए होगा, तब जाके भारत में $100 में जितना ऐशो आराम था उतना अमेरिका में $350 में मिलेगा। इसी को जब हम इक्वलाइज करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रफली हम आपको समझा दिए, इस तरह से एग्जाम्पल देकर के आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला क्या? ग्रॉस नेशनल इनकम, GNI। ये क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं होता, टोटल इनकम जो है पूरे देश के सारे लोग और बिजनेस मिलकर जितना कमाई कर रहे हैं उसको ग्रॉस नेशनल इनकम बोलते हैं। इसी में किसी भी ग्रॉस में से नेट निकालना है तो डिप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, यानी ग्रॉस नेशनल इनकम से जब आप डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपका नेट नेशनल इनकम बन जाएगा। यही थर्ड वाला है आपका। ये सब थोड़ा सा स्लाइटली हाई लेवल हो गया, तो नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो हो सकता है अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दे गलती से JSSC तो दिक्कत नहीं कीजिएगा, आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इतना देख रहे हैं तो थोड़ा सा महाराज GDP वगैरह को भी देख लेंगे। ठीक, आगे क्या है? ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है कि नहीं? सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक भारत का कौन है? SBI है इसका आंसर। और ये क्वेश्चन हूबहू JSSC CGL 28 जनवरी में, इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई एजेंसी के पीछे मत पगलाओ। ठीक है, यहाँ पे कौन था? आप ये वाला पेपर देखो कि इस समय पेपर कौन लिया था? वही सतवत वाला लिया था ना जी, सतवत वाला लिया था। अभी तो सतवत खत्म, ये वाला जो पेपर है सहायक आचार्य, ये सतवत नहीं करवाया है, पर क्वेश्चन हूबहू कैसे रिपीट हो गया? क्योंकि हम बोलते हैं जो जोड़ने वाला कड़ी है उस पर अपना ध्यान दो तुम लोग। जोड़ने वाला कड़ी कौन है? JSSC है जोड़ने वाला कड़ी, ये नहीं बदल रहा है। तो सेम टू सेम सवाल रिपीट हुआ है, देख लो जरा सा। तो इसीलिए भैया एजेंसी कोई हो रहे, आपको JSSC का PYQ एकदम पत्थर का लकीर है, रिपीट मारेगा ही मारेगा। इसीलिए देखो यहाँ पे रिपीट मार रहा है, सेम क्वेश्चन हो सकता है। अब यही सेम क्वेश्चन दे दे आगे तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं एक बोलने के लिए कि रिपीटेशन का चांस रहता है। ठीक, तो इसीलिए ध्यान से इस लेक्चर को देखा करो आप लोग। अगला क्या? अगला भी देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट कहाँ पर सिचुएटेड है भैया? तो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट भारत में करता कौन है? आप बोलेंगे भैया अरे यार तुमको क्या हो गया? हाँ तो भाई मेन टाइम पे थोड़ा सा बैटरी का इश्यू हो गया था, हल्का सा बीच में गैप आया होगा। तो भारत में हम बोल रहे थे कि करेंसी का मैनेजमेंट कौन करता है? आप बोलेंगे RBI करता है। यानी ये जो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट है किसके अंडर आता है? RBI के अंडर आता है। इतना कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते थे अगर RBI के बारे में बेसिक समझते हैं। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? मुंबई में है। तो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट भी कहाँ होगा? मुंबई में होगा। कहानी खत्म। शुरुआत कहाँ से हुआ था? कैलकाटा से हुआ था, बाद में शिफ्ट कहाँ हो गया? मुंबई में हो गया। बस 1935 याद रखेंगे और 49 याद रखेंगे। ठीक है, बाकी CD देशमुख याद रखेंगे। ठीक है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ भी याद रखेंगे। ये CD देशमुख कौन हुए? पहले इंडियन गवर्नर, और ऑसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर। ठीक, अगला क्या है? अगला भी देखिए। अरे भाई मतलब अगला क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1935 इसका आंसर हो जाएगा। और नेशनलाइज कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। ये सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पक्का रिपीट करेगा, यहाँ से कुछ ना कुछ पक्का रिपीट करेगा। ठीक है, अगला क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लोन देता है कमर्शियल बैंक को, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? बहुत कॉमन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होता है ये आपको जानना चाहिए। बाकी डिविडेंड का इसका कोई रोल नहीं है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट ये है कि अगर कमर्शियल बैंक जो है वो अपना पैसा पार्क करना चाहता है RBI में, ठीक है, नहीं उल्टा बोल दिया हम, छोड़ो यार, ये सब अपने काम का अभी नहीं है, ये सब आप लोग पढ़ते रहिएगा, काम का तो है, लेकिन थोड़ा फिर यहाँ हमको रेपो रेट से शुरू करके आना पड़ेगा, फालतू का लेक्चर लंबा खींचेगा, तो छोड़िए इसको। अगला क्या है बता ही देखें, फिर बोलेगा कि आपको आता नहीं है छोड़ो, लंबा नहीं खींचेंगे। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन नीति आयोग के? नीति आयोग के या पहले जिसको प्लानिंग कमीशन बोलते थे उसका एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन है? तो यानी एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि जो एक चीज का ऑफिस जैसे ही लेगा वो दूसरे चीज का बाय डिफॉल्ट चेयरपर्सन हो जाएगा। तो ये व्यक्ति कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। हमेशा प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं नीति आयोग के, यानी जैसे जो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बना वो नीति आयोग का चेयरपर्सन उसी समय से मान लिया जाएगा। इसी तरह से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के कौन होते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी। ठीक, तो ये हो गया। और करंट जो आपके CEO हैं नीति आयोग के, BVR सुब्रमण्यम, ये देख लीजिएगा। और थोड़ा सा वाइस चेयरमैन भी देख लीजिएगा,
क्योंकि शायद अभी रिसेंट में कुछ चेंजेस आया है, तो करंट अफेयर का मैगजीन में इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भैया 17 होता है। 1 से 20 तक तो पूरी याद होना चाहिए, अगर 30 तक याद कर लें तो वेल एंड गुड है, सोने पे सुहागा है। तो 17 पे क्लोरीन होता है। ये भी आपका म्युनिसिपल वाले क्वेश्चन में रिपीट मारा था, सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन रिपीट मारा था म्युनिसिपल के पेपर में, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे बहुत रिपीटेशन है दोस्त, बहुत रिपीटेशन है, फॉलो करके जाइए, बहुत फायदा करेगा। अगला क्या है, इसमें से कौन सा बीमारी जो है जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HPS बोलते हैं, क्या हाई प्रेशर सिंड्रोम, नहीं, इसको बोलते हैं हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, ठीक है, हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम HPS बोलते हैं। इस वायरस को या इस बीमारी को कौन कैरी करता है, तो इसका कैरियर है, वेक्टर है डियर माउस। डियर और माउस अलग अलग नहीं है बाबू, एक तरह का चूहा होता है, डियर के जैसा हल्का हल्का उसका चेहरा दिखता है, मुंह, तो डियर माउस इसका कैरियर होता है हैंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम का, ठीक। उसी से आपको क्या याद आना चाहिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी याद आना चाहिए, अभी बहुत न्यूज़ में चला है। तो HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कहाँ पे रहता है, ह्यूमन जेनिटल्स में रहता है, ठीक है, ह्यूमन जेनिटल्स में मिलेगा आपको क्या, HPV, जिससे कि इस वायरस से अलग अलग वायरस होता है इसका फैमिली में, इससे एक बीमारी होता है जो कि आगे चल के कैंसर का रूप भी ले सकता है। वुमेन में ये सर्वाइकल कैंसर का रूप भी लेता है बहुत बार, और मेन को भी इफेक्ट कर सकता है, पर ज़्यादा वुमेन को करता है। तो इसके लिए क्या है, अवेयरनेस वगैरह चलाने के लिए एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी ने मरने का नाटक तक कर दिया था, ठीक, और इसके लिए क्या है, वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, HPV के बारे में आपसे पूछ सकता है। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भैया, रिपीटेड सवाल, एमीटर का प्रयोग करेंगे। वोल्ट मीटर से वोल्टेज का, या फिर साइंटिफिक भाषा में बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं दोस्त, एम मीटर से तो करंट को, एनेमोमीटर से विंड का स्पीड, ठीक है, यानी कि बहने वाली हवा का रफ्तार मेजर करते हैं एनेमोमीटर से, ठीक है। इस तरह से गोला गोला रहता है, ऐसे ऐसे, और ये घूमता रहता है गोल 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 गोल, ऐसे 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 ऐसे, जैसे जैसे हवा चलेगा उतना स्पीड में घूमेगा, और स्पीड यहाँ पर आपको बता देगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से क्या मेजर करते हैं, गैल्वेनोमीटर से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं, ठीक है। इसी गैल्वेनोमीटर को हम थोड़ा सा चेंजेस के साथ एम मीटर में बदल सकते हैं, वोल्ट मीटर में भी बदल सकते हैं। जिनका टेक्निकल वाला पेपर होगा वो ये कॉन्सेप्ट देख करके जाइएगा कि गैल्वेनोमीटर को कैसे बदलते हैं। जिनका नॉन टेक्निकल का पेपर है उनको लोड लेने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल JSSC CGL जिनका है वो बस इतना जान लीजिए, काफ़ी है। अगला क्या, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा भाई, जहाँ पर असम में मिलेगा, जहाँ पर कि रेंजर लोग, फॉरेस्ट रेंजर AK-47 लेकर पेट्रोलिंग करता है, और कोई पोचर आया तो खोपड़ी खोल देता है 47 से, ठीक है। ये आपको मिलेगा असम में। असम में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में किसके लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनोसोरस, यानी एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पर आपको हाथी वगैरह भी मिल जाएगा। अगला क्या है, कटी गंगा, ठीक है। कटी गंगा किसको कहते हैं, तो कटी गंगा हुगली को ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हुगली से ऐसे, मतलब गंगा नदी से ऐसे ऐसे कट के डिस्ट्रीब्यूटरी बनता है, तो इसमें से एक डिस्ट्रीब्यूटरी का क्या नाम है, हुगली, ठीक है। बाकी तो उधर गंगा मैया चल जाते हैं बांग्लादेश में। मैप आपको ध्यान रहना चाहिए। और कुछ बताने लायक है नहीं, छोड़िए मैप। रिवर आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा भाई, रिवर वगैरह जो है, खासकर जो इस तरह का रिवर जो मेंशन हो रहा है ना यहाँ पे, इसको बढ़िया से देख लेंगे। ब्लॉसम शावर्स कहाँ पर आपको मिलेगा, ब्लॉसम शावर्स आपको मिलेगा केरला में, आपको मिलेगा ब्लॉसम शावर्स। इसमें क्या होता है कि कॉफ़ी का फ्लावर जब ब्लॉसम करता है तो उस एरिया में, उस मौसम को ब्लॉसम शावर्स बोला जाता है, ठीक है। केरला में आपको आमतौर पर मिलेगा, उसके आसपास भी मिलेगा। अगर ये आप जान रहे हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड सवाल होता है मैंगो शावर का, भैया मैंगो शावर, ठीक है। ये क्या होता है, गर्मी, जब गर्मी का मौसम खत्म होने वाला है, मानसून जस्ट शुरू होने वाला है, तो मानसून के स्टार्टिंग में प्री मानसून का शावर होता है, यानी प्री मानसून वर्षा होती है, प्री मानसून शावर्स, उसको क्या कहते हैं, उसी को हम लोग केरला और कर्नाटक वाले एरिया में मैंगो शावर वहाँ पे लोकल लोग बोला जाता है, ठीक है। तो मैंगो शावर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC में भी आ चुका है इसके ऊपर सवाल बार बार, से ये हम क्यों मेंशन किए पता नहीं, लेकिन हाँ आ चुका है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछ सकता है। UPSC देखिए डर नहीं जाएगा कि UPSC में आया है तो JSSC में थोड़े आ गए ये एक पैरामीटर नहीं है, UPSC में बहुत सारा इजी क्वेश्चंस भी देता है, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। 2011 के हिसाब से भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है भाई, 382 है, झारखंड का 414 है, यानी
नेशनल एवरेज से ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं, लेकिन बिहार के आगे सब पानी कम चाय हैं। तो जो बिहारी लोग देख रहे हैं, भाई बंधु लोग, बताइए बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, जरा जाने, नंबर 1 पे जो आता है। अगला क्या, इसमें से कौन सा रिवर है जो इस लिस्ट में दिया हुआ है सबसे लंबा है। देखें भाई, आमतौर पे आप देख के आपका दिमाग खनकेगा ब्रह्मपुत्रा की तरफ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है इस तरह से ले रहा है कि भारत में जो लेंथ है उसको ही काउंट किया जा रहा है। तो अगर भारत का सिर्फ लेंथ को काउंट करेंगे तो आंसर गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे, लेंथ आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया होना चाहिए। अब गोदावरी कहाँ से इसका ओरिजिन है, तो ब्रह्मगिरी माउंटेन। ठीक है, नासिक जिला जो है महाराष्ट्र का, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, त्रिम्बकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत, ब्रह्मगिरी, इसके ओरिजिन से रिलेटेड बहुत सारा कहानी भी है। और जाके कहाँ मिलता है, तो ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगा, गोदावरी मिल जाएगी बोलना चाहिए हमको। चलिए अगला क्या है, 0% फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर मिलेगा आपको, 0% फॉरेस्ट एरिया। तो फॉरेस्ट सर्वे के हिसाब से 0% फॉरेस्ट एरिया क्या राजस्थान में मिलेगा, नहीं भाई, यहाँ भी जो कटीला होता है उसको भी फॉरेस्ट में ही गिनते, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लक्षद्वीप जो है वो आपका 0% में हो जाएगा। तो हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ पर है, मिजोरम में हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट सर्वे के हिसाब से। हाईएस्ट नॉर्मल एरिया, मतलब एरिया वाइज हाईएस्ट कहाँ पर आपको मिलेगा, मध्य प्रदेश में। और 0% एरिया आपको कहाँ पर मिल जाएगा, लक्षद्वीप में। ठीक, अगला क्या, ये सब देखिए कागजी बात होता है, आप समझ रहे हैं ना कि एक्चुअल ऐसा नहीं है कि पूरे आइलैंड पे कोई एक होगा ही नहीं। बात होता है कि कागज़ में किस तरह से फॉरेस्ट का क्या डिफिनेशन बनाया गया, वही होता है। और भारत में तो खैर कागज़ ही मान्य है। अगला क्या है, इसमें से कौन सा जो शासक है जो 1707 में गुजर गए, 1707 में गुजर गए, इस आदमी का नाम क्या है, औरंगजेब नाम है। कहाँ है औरंगजेब। ठीक है, शाहजहाँ का मृत्यु हुआ था 1666 में। ठीक है, टीपू सुल्तान का 1799 में, और वीर शिवाजी महाराज का कब हुआ था, 1680 में। ठीक है, तो ये डेथ ईयर सारे का हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको याद रखना चाहिए, आ सकता है। ठीक, अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू कंपोज प्रशस्ति। अच्छा, कौन, हु ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से प्रशस्ति कौन गाते थे, तो सोल्जर। प्रशस्ति बेसिकली क्या होता है कि प्रशस्ति एक होता है किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, बड़ाई करना। तो बड़ाई करने का काम आमतौर पे सोल्जर्स का नहीं होता, फाइनेंस ऑफिसर्स का भी नहीं होता। ठीक है, अभी के फाइनेंस ऑफिसर्स का बात नहीं हो रहा है। पुलिस ऑफिसर्स का भी काम बड़ाई वगैरह करना नहीं होता। लर्न जो ब्राह्मण थे, यानी ज्ञानी ब्राह्मण थे, वही शास्त्रों के अनुसार और अपने ज्ञान के अनुसार किसी की प्रशंसा कर सकते थे, क्योंकि प्रशंसा करने के लिए हीरे की परिक बोलते हैं ना, जोहरी को होती है। तो जिसके पास उस वक्त ज्ञान हुआ करता था वो लोग ही ये काम करते थे, लर्नड ब्राह्मण्स, ज्ञानी ब्राह्मण उस वक्त जैसा जानता है। तो प्रयाग प्रशस्ति एक बहुत फेमस प्रशस्ति है, जिसको लिखे थे कौन, हरिसेन लिखे थे। हरिसेन कौन थे, समुद्रगुप्त के कोर्ट में पोएट थे। ठीक है, तो ये प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्या भाई, विच, हाँ, और ये मतलब पहले इन लोग ज्ञानी होते थे, अब तो ज्ञान किसी के जाति या वर्ण का मोहताज नहीं है, जो भी चाहे ज्ञान अर्जित कर सकता है और उसको बढ़ा भी सकता है। अगला क्या, इन विच ईयर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज वंदे मातरम सैंग फॉर द फर्स्ट टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इन कांग्रेस का सेशन हम लिखे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आता है, तो ये आपका 96 हो जाएगा। 1896 का सेशन हुआ था कलकत्ता में, यहाँ पे वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। अगला क्या है, तैमूर जो है वो दिल्ली को कैप्चर कब किया था, तो तैमूर जो आपका कैप्चर किया था वो है आपका 1398 में। वहाँ पर आपको कौन मिलेगा, लास्ट रूलर तुगलक डायनेस्टी का, मोहम्मद शाह तुगलक। ठीक है, ये हुआ करता था। अगला, महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह किस जगह से शुरू किया था, तो महात्मा गांधी सत्याग्रह शुरू करते हैं कहाँ से, चंपारण से। साल होता है 1917। ठीक, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्या, हर्षचरिता। हर्षचरिता या हर्षचरित ये कौन लिखे थे, तो बाण भट्ट लिखे थे। वेरी वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। कालिदास के लिखे हुए किसी किताबों का नाम बताइए, तो जाने जरा। अगला क्या, अ सूटेबल बॉय रिपीट हुआ, पहला जो हमको करवाए थे पेपर उसमें यह आया था, तो सूटेबल बॉय विक्रम सेठ। ठीक, अगला 2024 का MS स्वामीनाथन पुरस्कार किनको दिया गया, प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया था 2024 का MS स्वामीनाथन अवार्ड। ये एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड से दिया जाता है। क्यों, क्योंकि MS स्वामीनाथन कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के पितामह श्री MS स्वामीनाथन। ठीक, इनका एक रिपोर्ट भी है जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा, MS स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट था, जो कि फार्मर लोग के
काफ़ी ज़्यादा भलाई के लिए कुछ कुछ उसमें सजेशंस थे बाकी, लेकिन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से भी कुछ कुछ सजेशंस को देखना पड़ता है। हर चीज़ सिर्फ फार्मर का भला हो जाए ऐसा नहीं, ओवरऑल पूरे इकोनॉमी को भी भला होना चाहिए, तब कुछ चीज़ को लागू किया जा सकता है। तो इस पर काफ़ी डिबेट चलता है। फार्मर के जो समर्थक है वो इसको लागू करवाना चाहते हैं, जो इकोनॉमी या ओवरऑल बिग पिक्चर को सुझाते हैं वो उतना ज़्यादा इसके सपोर्ट में नहीं रहते। बाकी हम लोगों को बीइंग एसएससी वाले कैंडिडेट, जेएसएससी वाले कैंडिडेट, इतना इससे ज़रूरत नहीं है कि कौन किसका क्या है। आपको बस ये जानना है कि एम एस स्वामीनाथन कौन थे, कहानी वहीं पे अपना ख़त्म हो जाता है। अगला कौन है भाई? करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भैया रॉक स्टार जी, जो कि थैंकफुली अभी भी रह गए, तो सुब्रमण्यम जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर। इनका किताब क्या है? किताब का भी एक नाम है, ये बार बार आता है, इंडिया वे। ठीक है, इंडिया वे इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इनके द्वारा लिखा गया एक और रिसेंट का भी पुस्तक है, उसका नाम कमेंट कीजिएगा। ठीक। सुषमा स्वराज पहले हमारी विदेश मंत्री हुआ करती थी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज। सलमान खुर्शीद भी रह चुके हैं शायद विदेश मंत्री। और ये भी छोड़िए, काम के नहीं है। अगला क्या? लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भारत के कौन है? मोदी जी नहीं है जी जवाहरलाल नेहरू हैं, अपने आप को नोबेल पुरस्कार देने वाले पहले प्रधानमंत्री। और दूसरे कौन थे? इंदिरा गांधी जी। तो चलिए, पहले कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है, 16 वर्ष और 286 दिनों तक हमारे प्रधानमंत्री रहे थे नेहरू जी। ठीक। अगला क्या है? पहला ई कॉमर्स वेबसाइट, भारत का पहला ई कॉमर्स वेबसाइट कौन था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था फैब मार्ट। ठीक है, फैब मार्ट। इसमें से कुछ ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते थे। अलीबाबा आप हटा सकते हैं क्योंकि ये चाइना का है, तो इसको आप हटा सकते थे। पेटीएम कोई ई कॉमर्स, मतलब रिसेंटली इसका शुरू हुआ है, मेनली ये ई कॉमर्स नहीं है, ये आपका मनी फाइनेंस रिलेटेड है, तो इन दोनों को हटा सकते थे। फैबमार्ट और स्नैपडील में आपका कंफ्यूजन रह सकता था, तो 50-50 पे मेरे हिसाब से गेस ले लेना चाहिए था। 1999 में जब ज़्यादातर लोग या तो यूपीएससी की तरफ भाग रहे थे या सरकारी नौकरी वगैरह कर रहे थे, इसी तरह का काम में व्यस्त थे। झारखंड जो है सो अपना जो है अलग राज्य बनाने का काम कर रहा था और बहुत जो है सो नक्सल वाली समस्या से भी गुजर रहा था। उस समय कुछ साउथ के लोग मिलकर फैबमार्ट नाम का पहला ई कॉमर्स कंपनी शुरू कर रहे थे इंडिया का। ठीक, तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। कभी मौका मिले तो जानने का कोशिश कीजिएगा। उस समय का जो इंटरनेट का जो बबल बन रहा था, जो जिसको .com बबल बोला जाता है, उसके बारे में भी कभी आप पढ़िएगा। उसके बाद Y2K के बारे में भी थोड़ा सा पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा काम के लिए नहीं है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में जानिएगा। अगला क्या? इसमें से कौन सा मिनिस्ट्री जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करता है? ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन सा मिनिस्ट्री तय करेगा, कंट्रोल करेगा? तो क्या एमएसएमई मंत्रालय। एमएसएमई क्या? मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, तो ये कंट्रोल नहीं करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, इसको भी एफडीआई से डायरेक्ट लिंक नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से काम करेगा भाई, इन्वेस्टमेंट से काहे करेगा? ये भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक। अगला क्या है? नेशनल बर्ड्स डे। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 5 जनवरी को। इसी से पक्षियों का जो स्टडी होता है उसको क्या बोलते हैं? और नीथोलॉजी बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। और फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी इसको किसको बोला जाता है? A.O. ह्यूम को। यही A.O. ह्यूम जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक। अगला क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन इस्टेब्लिश। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन कब बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था? 2005। थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन हो गया, टिपिकल टाइप का। ये इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा नई दिल्ली में। ठीक, तो मैरी टाइम है तो बहुत लोग अगर हेडक्वार्टर पूछेगा तो हो सकता है साउथ की तरफ देखने लगेंगे कि शायद यहाँ कहीं पे हो जाए, विशाखापट्टनम साइड कहीं हो जाए, लेकिन नहीं, इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। अगला क्या है? इसमें से कौन सा कंपनी जो पार्ट है जॉइंट वेंचर का रशियन कंपनी के साथ, जो कि मिलकर क्या बनाने वाला है? कामोव 226T हेलीकॉप्टर, यानी हेलीकॉप्टर बनाने का बेसिकली जॉइंट वेंचर कौन सा कंपनी है? तो अगर बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर का यानी उड़ने वाली चीजों का, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो आपको इसके साथ जाना चाहिए, यही आंसर हो जाएगा इसका। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेगा? बेंगलुरु में मिलेगा, या बैंगलोर बोल सकते हैं। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 23 दिसंबर 1940 में हो गया था। बहुत ही पुराना संस्था में से एक है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। अगला क्या? और हाँ, ये किसके लिए जाना जाता है? ध्रुवा हेलीकॉप्टर के लिए भी जाना जाता है। अगला क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द प्रोडक्ट्स SBI लाइफ सरल
स्वधान सुप्रीम एंड एसबीआई लाइफ स्मार्ट स्वधान सुप्रीम। ये लंबा लंबा बस फेंक रहा है भाई, ऑप्शन देखो तो कैसा मरियल टाइप का क्वेश्चन लगेगा। पूछ क्या रहा है, एसबीआई का ये जो योजना है ये कौन शुरू किया था, तो भैया एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ही ना शुरू किया होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई का काम काहे करेगा, ना आदित्य जनरल इंश्योरेंस, ना बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सब एसबीआई से काहेला भिड़ने आएगा। तो एसबीआई अपना काम खुद कर रहा है, तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही मतलब कॉमन सेंस का वर्ड एसोसिएशन का सवाल था। बस आपके अंदर होना चाहिए कॉन्फिडेंस। या नॉर्मल जो भोंदू टाइप का बच्चा को क्या बोलेगा कि यार इतना सिंपल नहीं हो सकता क्वेश्चन, वो में एसबीआई आंसर, वो में एसबीआई, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। जबकि हम आपको वर्ड एसोसिएशन से बताए थे कि एसोसिएट करके आंसर मार्क करना है। तो भैया जो रिस्क है जहाँ वहीं इश्क है, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क लीजिएगा तो पाइएगा नंबर, और नहीं तो छोड़िए। अगला क्या है, इनमें से पहले व्यक्ति कौन थे यूनाइटेड स्टेट्स में जिनको नाइट्रोजन गैस से मारा गया था, नाइट्रोजन गैस से जिनकी मृत्यु की गई थी, एग्जीक्यूट किया गया था जिनको, उनका नाम क्या है, केनेथ स्मिथ है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा अटपटा टाइप का ही क्वेश्चन हो गया। अगला कौन है, कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसने साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव शुरू किया, सावित्रीबाई फुले के जन्म जयंती के ऊपर। तो इंडियन साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव, जैसे ही इनका नाम देखें तो आप रिलेट करेंगे क्योंकि ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में है तो हाई चांस हो जाता है कि इनसे रिलेटेड कोई योजना होगा तो महाराष्ट्र में होगा। हमेशा ज़रूरी नहीं है, झारखंड का भी कुछ योजना है लेकिन ज़्यादा चांस हो जाए महाराष्ट्र का। ठीक, अगला क्या, राइट टू प्राइवेसी, इसमें से कौन सा टाइप का राइट है, किस तरह का राइट है। तो राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दिया कि ये एक फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार है, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, यानी राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है ये। ठीक, और बारे में क्या बताएं, ये आपको 2016 में केस हुआ था एक जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में, इसी केस में ये जजमेंट आया था। सेक्युलर शब्द जो जोड़ा गया था, पिछले बार भी हो गया था, ये वाला आ गया था। तो सेक्युलर शब्द जो है भारत में कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, यानी कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था, तो क्या हो जाएगा आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। उसी में प्रियम्बल में सेक्युलर शब्द जोड़ दिया गया था, सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द, और एक और शब्द भी जोड़ा गया था, बताइए कमेंट करके। बहुत कॉमन हो गया इसलिए हम यहाँ नहीं बता रहे। बहरहाल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ही क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, 74वां जो अमेंडमेंट एक्ट है ये क्या डाला था, 73वां से आया था पंचायत और 74वां से आया था म्युनिसिपैलिटी। इसी में पार्ट 9A आया था कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 9A। 44th जो अमेंडमेंट एक्ट है 44वां, इसमें क्या हुआ था, एक बड़ा चीज हुआ था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट से यानी मौलिक अधिकार से हटाकर इसको नॉर्मल एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट बनाया गया था। ठीक है, बाकी जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटाइए। अगला क्या, जॉइंट सिटिंग जो होता है पार्लियामेंट का, उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, उसको कौन प्रिसाइड करते हैं, तो प्रिसाइड प्राइम मिनिस्टर नहीं करते, प्रेसिडेंट नहीं करते, स्पीकर ऑफ द लोक सभा करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है, तो इसको आप लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता था तो। अगला क्या, अब वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियल चेयरमैन राज्यसभा के होते हैं लेकिन जॉइंट सिटिंग को ये चेयर नहीं करते। अगला क्या, इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि इंपावर करता है ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक रूल्स फॉर, मतलब अपना रूल रेगुलेशन जो है बेसिकली हर हाउस यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी अपर हाउस आपका क्या होगा राज्यसभा और लोकसभा, ये अपना नियम कायदा जो है सो अपना रूल रेगुलेशन खुद ही बना सकता है। ये आर्टिकल 118(1), थोड़ा सा टिपिकल ऊपर लेवल का क्वेश्चन हो गया। अगला क्या, फजल अली कमीशन जो है कौन सा साल में गठित किया गया था। फजल अली कमीशन जो क्या है, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन, यानी अलग अलग स्टेट बनाने का, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए मांग उठ रहा था। तो 1953 में फजल अली कमीशन बनता है जिसमें कि ये जो अलग अलग राज्य बनाने का डिमांड है उसके ऊपर विचार किया जाना था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्या, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो मेजर सोर्स है, हमने बहुत सारा चीज़ अलग अलग जगहों से उठा कर डाला है, जो अच्छी बातें हमको लगी अपने संविधान में ले लिए। फिर भी जो मेजर सोर्स है वो हमने अपने कॉलोनाइजर्स से ही लिया है, इसीलिए आज भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कॉलोनियल पास्ट की याद दिलाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, मेजर चंक जो है हमारे भारत के संविधान का, वो वहीं से उठाया गया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर चीज़ यहीं से मिलेगा आपको। अगला क्या है, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से रिलेटेड है। ध्यान रखेंगे मिल्खा सिंह नहीं पूछ रहा है
ठीक है, धोंधू लोग होगा वो मिल्खा सिंह सेज करके यहाँ देखा स्प्रिंट, सीधे मार दिया होगा स्प्रिंट और गलत हो गया होगा। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया सेट किया गया है। मिल्खा सिंह के बारे में नहीं, मिल्खा सिंह जो है वो स्प्रिंटर थे, ट्रैक एंड फील्ड में स्प्रिंटर थे मिल्खा सिंह जी। मिल्खा सिंह के बारे में नहीं, जीव मिल्खा सिंह पूछ रहे हैं, ये गोल्फर हैं, ठीक है। तो गोल्फर के बारे में सवाल पूछा है जीव मिल्खा सिंह, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था। अगला क्या है, हाँ फिर से क्रिकेट का क्वेश्चन यार, चलो पुराना सवाल है तो क्रिकेट का नहीं है, झारखंड के पर्सनालिटी का सवाल है। भारत का वो क्रिकेट टीम जिसने T20 का वर्ल्ड कप जीता था, अभी वाला नहीं भाई, 2007 वाला, उसका कैप्टन कौन थे? तो कैप्टन थे हमारे धोनी, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्या, विराट कोहली IPL में कौन सा फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं? अरे यार कोई सवाल हुआ, लीजिए रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से खेलते हैं। तो IPL भी देख ही लीजिएगा, जो लोग नहीं देखते हैं तो कोई ऐसा है अगर कोई बंदा जो IPL के बारे में नहीं ज़्यादा जानता है तो बेसिक्स जान लीजिएगा। अगला क्या, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम जो क्रिकेट का है सो कहाँ है? शायद पहले भी ऐसा कुछ आ चुका है, तो तिरुवनंतपुरम जो कि कहाँ है? केरला में, वहाँ पर आपको मिलेगा, नाम है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम। कोलकाता में जो है इसको क्या बोलते हैं? ईडन गार्डन, ठीक है, दादा का होम ग्राउंड ईडन गार्डन कोलकाता। जालंधर में जो मिलेगा वो गांधी स्टेडियम है, क्रिकेट बैट फैक्ट्री के लिए भी फेमस है जालंधर, याद रखेंगे। जयपुर में जो आपको मिलेगा पहले भी रिपीट हो चुका है, सवाई मानसिंह स्टेडियम है, ये भी क्रिकेट का स्टेडियम है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। बाकी रांची वाले का तो कोई खास खतरनाक नाम है नहीं, JSCA है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। लिएंडर पेस जो है कौन से खेल को खेलते हैं? तो लिएंडर पेस टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक। अगला, बेतला नेशनल पार्क जो है सो किस डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है, बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर आपको मिलेगा? तो बेतला नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, लाते हैं एक हार वहाँ पे पहनाते हैं बेतला को, तो बेतला को हार पहनाइए, लाते तो लाते हार में आपको मिल जाएगा बेतला नेशनल पार्क। बेतला का फुल फॉर्म क्या है? बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड और एक्सिस यानी चीतल, ठीक। तो ये आपका फुल फॉर्म भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। वैसे आपको ध्यान होगा ही, लेकिन देख लीजिएगा फिर से। नौलखा मंदिर जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा? तो नौलखा मंदिर जो राधे कृष्ण का मंदिर है ये आपको मिलेगा देवघर में। कहाँ है जी? हाँ यहाँ है। तो मंदिर, टेम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला क्या है, दिसंबर 2023 में मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्री झारखंड के कौन थे? तो उस वक्त थे आलमगीर आलम, अभी ये नहीं है, अभी है श्री इरफान अंसारी, नया लेटेस्ट अपडेशन हुआ है, तो इसको जरूर याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अगला क्या, कोल्हान डिवीजन में इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा? तो कोल्हान में वेस्ट सिंहभूम ये आ जाएगा, ठीक है। तो डिवीजन वाइज आपको डिस्ट्रिक्ट का जो मैप है झारखंड का, जिसमें डिवीजन वाइज सेपरेटेड है, इसे जरूर से देख के जाइएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या, और हाँ जो नोट्स में सबसे पहला पेज में हम यही दे रखे हैं, तो इसको जरूर देख के जाइएगा। अगला क्या है, दिसंबर 2023 में एक रिपोर्ट आया था बेसिकली, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी जो है वो 100 स्मार्ट सिटी का रैंकिंग आया था, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी का रैंकिंग क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। हम आपको करंट अफेयर जब हम वीडियो प्रोवाइड किए तो उसमें भी बताए थे। तो सेकंड पोजीशन पे आया था रांची और पहले पोजीशन पे आया था सूरत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, हूबहू रिपीट हो सकता है, इसलिए याद जरूर कीजिएगा, या फिर आपके मैगजीन में तो होगा ही। अगला क्या है, झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल के फाउंडर कौन है? तो झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसके संजय सतपथी और संतोष मित्रा, ये इनके फाउंडर्स का नाम है। ब्रैकेट में यहाँ राजू भी दे दिया। कहाँ पर होगा अगला, एक्सेलराई ऑडिटोरियम जमशेदपुर में, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में आपका होगा, उसका ऑडिटोरियम में अक्टूबर 2024 में प्रपोज्ड है। अगला क्या, आर माधवन जो यानी फुल फॉर्म क्या है, रंगनाथन माधवन जो हैं, इनका जन्म कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो इनका जो जन्म है जमशेदपुर में हुआ था, ठीक है। यहाँ के फैक्ट्री में इनके पिताजी वर्किंग थे और साउथ एंड नॉर्थ का इनका कनेक्शन है, ठीक है। तो आर माधवन का जन्म हुआ जमशेदपुर में। झारखंड के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ में आप इनको अवश्य पढ़े होंगे अगर अच्छा किताब होगा आपका तो। अगला क्या, इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो संथाल परगना डिवीजन में नहीं आता? डिवीजन के ऊपर बार बार सवाल पूछ रहा है, तो संथाल परगना डिवीजन में इसमें से कौन नहीं आएगा? ईस्ट सिंहभूम आएगा। कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में संथाल परगना और साउथ ईस्ट में ईस्ट सिंहभूम, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब इजी ही क्वेश्चन है, जिसको मैप एकदम बाय हार्ट है, पॉलिटिकल मैप ऑफ झारखंड बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर समय मिले तो फिजिकल भी देख लेंगे रिवर वगैरह का, लेकिन मेन पॉलिटिकल मैप है ये। अगर बाय हार्ट कर लिए तो एक एक शिफ्ट में आप 3 से 5 क्वेश्चन तक निकाल सकते हैं, अगर आपका मैप बाय हार्ट है तो। अगला क्या,
पहले चीफ जस्टिस झारखंड हाई कोर्ट के ये कौन थे? तो ये आपके वीके गुप्ता यानी विनोद कुमार गुप्ता थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी बेसिकली नए जो चेंज हुआ है, बहुत रिसेंट चेंज हुआ है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। विद्युत रंजन सारंगी, ये अभी लेटेस्ट अपडेशन है, लेकिन इससे पहले वाले का भी आप याद रखेंगे क्योंकि हो सकता है पेपर पहले सेट कर दिया होगा, तो पुराना भी आप इसी तरह से दे देगा कि दिसंबर 2023 में कौन था वो बताइए। तो इसीलिए थोड़ा सा पहले वाला भी आप देख लेंगे, अभी वाला भी लेटेस्ट भी याद रखिएगा। अगला क्या है? ताना भगत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1914 से 1918 तक चला था। शुरुआत करने वाले में आप नाम याद रखेंगे, जतरा भगत और तूरिया भगत, ये इंपॉर्टेंट नेम्स। अगला, इसमें से कौन, ये करंट अफेयर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर वाला लेक्चर में हम इसको करवा चुके थे, ठीक है। जो पुराना लेक्चर्स हम लिए थे जेएसएससी सीजीएल 28 जनवरी के समय में, ये आ चुका है, वहां से वहीं से पूछा है, ठीक है। तो सबसे जो झारखंड का सबसे बड़ा जो पुल है किस नदी पर बना हुआ है? तो वो है आपका मयूरक्षी नदी पर बना हुआ है। आंसर इसका मयूरक्षी हो जाएगा, जो कि कहां पर है? आपका दुमका में है, ठीक है। तो कुमदाबाद दुमका में आपको मिलेगा। सबसे जो लंबा सेतु है झारखंड का, नाम क्या है इसका? दिशोम गुरु शिबू सोरेन सेतु। ये आया हुआ है, हम करंट अफेयर में करवाए थे। बनाने में खर्चा कितना हुआ? 198 करोड़ का हुआ। और ब्रिज का जो लेंथ है सबसे बड़े का, वो क्या है? 2.34 किलोमीटर है। ये भी याद रखेंगे, ये सब वाहियात टाइप का ही फैक्ट पूछता है स्टेट वाले एग्जाम्स में, तो ये आप याद रखिएगा। 198 करोड़ भी याद रखेंगे। नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शिबू सोरेन के नाम पे रखा गया है और दुमका में है ये, और मयूराक्षी नदी पर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पक्का जो 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम का, किसी ना किसी में ये सवाल एकदम गारंटीड है कि आने का संभावना है, ठीक। अगला क्या है? हाँ, पहला आयरन एंड स्टील कंपनी जो जमशेदपुर में इस्टेब्लिश किया गया था सर तोराबजी टाटा द्वारा, ये कब किया गया था? रिपीटेड सवाल, 1907। अगला, सोहराई जो है चीफ फेस्टिवल ऑफ डैश ट्राइब हेल्ड इन आफ्टर चीफ राइस क्रॉप ऑफ, तो सोहराई के बारे में कौन सा ट्राइब से मेनली एसोसिएटेड है? तो मेनली आपका संथाल ट्राइब से एसोसिएट होता है। अगला क्या है? सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है सेंसस 2011 के अनुसार? तो ये आपका पश्चिम सिंहभूम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्या? झारखंड राज्य में टोटल कितना नेशनल पार्क है? जेपीएससी में भी शायद ये सवाल आ चुका है। तो केवल एक ही नेशनल पार्क है प्रॉपरली, उसका नाम है बेतला। बेतला जो है, बेसिकली बेतला के लिए आप ये वाला इक्वेशन याद रखेंगे कि पलामू टाइगर रिजर्व और महुआ डार वुल्फ सेंचुरी, इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो बेतला नेशनल पार्क आ जाएगा, ठीक। अगला क्या है? नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए जो 2003 में एस्टैब्लिश हुआ था, उसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है। तो इसका हेडक्वार्टर, बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है चेन्नई में, ठीक। झारखंड का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका एरिया सबसे कम है वो कौन सा है? तो ऑप्शन में से ये तो नहीं है भाई, अच्छा हाँ ये है उधवा लेक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या है? पलामू सेंचुरी। ये जेपीएससी में आया हुआ सवाल है, बहुत हाई चांस है कि ये आपसे आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन ये ज़्यादा चांस है। अगला, JCERT जैसे नेशनल लेवल पे NCERT है, तो झारखंड लेवल पे JCERT का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये JCERT का, और NCERT का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो जाएगा, ठीक है। JCERT किसके अंडर आता है? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आता है झारखंड सरकार का। इसका जो गठन है ये 2007 में हुआ था, और ये आपका इसका ऑफिस मिलेगा आपको रांची में। ये दोनों चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे। रिपीटिशन का बहुत हाई संभावना है। अगला, इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो रांची से अपना एरिया, अपना मतलब बाउंड्री शेयर नहीं करता? तो खूंटी तो भाई तोड़े के बना है, तो ये कैसे नहीं शेयर करेगा? तो इसको हटा दीजिए। रामगढ़ भी नहीं होगा, लोहरदग्गा भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा दुमका, ठीक है। तो पॉलिटिकल मैप, जैसा कि हम आपको बोले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल मैप आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक। चलिए, इसमें से कौन सा जगह है जहां पर दलमा टॉप, ठीक है। दलमा टॉप आपको कहां पर मिलेगा? इस ब्लॉक में पूछ रहा है, ठीक है। तो सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में आपको एक चांडिल ब्लॉक मिलेगा, उस ब्लॉक में आपको दलमा टॉप मिलेगा। तो ये आमतौर पे किताबों में ब्लॉक वाइज मेंशन नहीं होता, तो ये आपको, इसीलिए हम बोलते हैं कि झारखंड में गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है ना, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक वेबसाइट है, ठीक है। उस वेबसाइट को एक बार सरसरी निगाहों से हर डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल वेबसाइट से ही उठाया हुआ है, ऑफिशियल जो सरकारी वेबसाइट होता है। अगला क्या है?
मैथन वाला सवाल फिर, अच्छा इस बार कुछ और पूछ रहा। तो मैथन डैम जो है भाई वो कौन सा नदी में, ऊपर में क्या पूछा था, शायद डिस्ट्रिक्ट पूछा था ना, ऊपर में डिस्ट्रिक्ट पूछा था, यहाँ पर नदी पूछ दिया है। तो इंदस उंदस नहीं होगा, बराकर हो जाएगा आंसर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट धनबाद, रिवर बराकर, तो एक ही शिफ्ट में, ये तो मतलब दोनों हाथ में लड्डू वाला बात हो गया। अगला क्या है भाई, कंचनगढ़ की गुफाएं कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगी? तो ये आपको मिलेगा कंचनगढ़ कहाँ पर, पाकुड़ में। ठीक है, तो प्लेसेस जो है, प्लेसेस वाला जो आप पढ़ते हैं किताब से अच्छा से पढ़िएगा। झारखंड असेंबली के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे, नाम इनका था विशेश्वर खां। ठीक है, विशेश्वर खां इनका नाम था, खान नहीं खां। तो ये पहले प्रोटेम स्पीकर बेसिकली क्या होता है ना, कि जब पहली बार कोई असेंबली या कोई हाउस बैठता है, पहली बार जब असेंबल होता है तो वहां पर स्पीकर नहीं होते, तो एक जो सबसे बड़े नहीं कहना चाहिए, सबसे एक्सपीरियंस्ड जो सदस्य होते हैं उनको रिवाज है ऐसा कि उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। यानी बेसिकली वो क्या करेंगे कि सबको शपथ वगैरह दिलाएंगे और उसके बाद जब तक स्पीकर इलेक्ट नहीं होता तब तक वो स्पीकर का काम करेंगे। उसके बाद जब स्पीकर चुन लिया जाएगा तो वो हट जाएंगे अपने पद से। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर यही होता है, पूछ सकता है आपसे। ये असेंबली में भी होगा और वहाँ पे लोकसभा में भी मिलेगा। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चला था ये सब, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्या है, सीपी राधाकृष्णन जो है कितना नंबर के राज्यपाल थे झारखंड के? तो ये साथ लिख रहे हैं यार, 11th नंबर के राज्यपाल थे झारखंड के। तो 1 से लेके 11 तक आपको पूरा लिस्ट वाइज याद होना चाहिए कि पहले कौन, दूसरे कौन, तीसरे कौन, किसका कार्यकाल कितना आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे राज्यपालों के बारे में। कांके डैम किस डिस्ट्रिक्ट में है? अरे वहीं जहाँ कांके का अस्पताल है वहीं है, और कहाँ, रांची में। ठीक, नीचे आए तो यहाँ पर अब साइंस का सवाल शुरू होता है। साइंस में याद रखिएगा, ये जो पेपर था लिखा हुआ था, घोषणा किया हुआ था कि जो पेपर है उसमें सारा जो शिफ्ट है, सारा जो पेपर्स है वो आपका 11th-12th लेवल का, मतलब इंटर लेवल का है। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको साइंस में यहाँ से नीचे से आपको साइंस का बहुत सारा क्वेश्चन 11th-12th वाला भी मिलेगा। तो जिसको हम बोलेंगे कि इसको स्किप मारिए, कायदे से उसको स्किप कर लीजिएगा अनटिल एंड अनलेस कि आपका कोई टेक्निकल पेपर नहीं है आगे। मान लीजिए जेएसएससी टेक्निकल सीजीएल का आप दे रहे हैं तब देखिएगा उसको अच्छे से। अदरवाइज जिसको हम स्किप करवा रहे हैं वो ये नहीं, ऐसा नहीं कि वो हमको नहीं आता है इसलिए हम स्किप कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है जेएसएससी सीजीएल नॉर्मल वाले सीजीएल के लिए या नॉर्मल दूसरे किसी एग्जाम के लिए जेएसएससी के। ठीक है, तो उसको हम स्किप करवाते हैं, बाकी जिसको करवा रहे हैं उसको कीजिए। तो सेल्फ इंडक्टेंस, किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है जिसको H से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट है हेनरी, जिसको H से डिनोट करते हैं। फैराड जो है वो यूनिट किसका है? कैपेसिटेंस का, इसको F से डिनोट करते हैं। फैराड जो है कैपेसिटेंस का यूनिट है। ये आपको जो कंडेंसर वगैरह मिलेगा पंखा का, उसमें आपको F में ही लिखा हो रहा था कि इतना F का कैपेसिटर है ये। तो कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड है। वीबर जो है, वीबर ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। और टेस्ला जो है जिसको T से डिनोट करते हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है। इसको केवल रट्टा मारना है, ये थोड़ा सा स्लाइटली हाई लेवल है, इसलिए समझने के पीछे दिमाग मत लगाइएगा कि आखिर मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी का होता है। ये सब जानने का उतना आपको नीड नहीं है। अगला, हाँ मोशन जब स्ट्रेट लाइन में हो रहा होता है, मान लीजिए इधर जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट या इधर जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो किधर साइड को पॉजिटिव मानेंगे और किधर साइड को नेगेटिव मानेंगे? तो एक सिंपल सा होता है कि जो आपका एक्सिस है, इधर 0 है, इधर 1 +1 इधर +2 मानते थे नंबर लाइन में, और इधर -1 इधर -2 मानते थे। तो राइट साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा तो पॉजिटिव मानेंगे और लेफ्ट साइड में कोई जाएगा तो नेगेटिव मानेंगे। तो यही आपका कन्वेंशन है। तो पॉजिटिव टू द राइट एंड नेगेटिव टू द लेफ्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला, किसी बॉडी का, किसी पिंड का सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ पर होता है, कहाँ पर सिचुएटेड होता है? तो लाइज ऑलवेज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, जरूरी नहीं है। ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, नहीं। ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, नहीं। बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक ठो डब्बा है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एकदम बीचों बीच यहाँ पर होगा। लेकिन मान लीजिए एक ठो चूड़ी है, तो चूड़ी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? चूड़ी तो भाई ऐसे ना होता है, बीच में तो इसका गड्ढा होता है, छेद होता है, इसी बीच में यहाँ पर सेंटर ऑफ मास, यानी आउटसाइड ऑफ द चूड़ी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी भी सेंटर ऑफ मास हो सकता है। तो अंदर भी बाहर भी दोनों जगह पे आपका सेंटर ऑफ मास हो सकता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास मेनली 11-12 का टॉपिक है, इसलिए यदि आपको समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को आप सेफली स्किप कर सकते हैं, एग्जाम में कोई मेजर लॉस आपको नहीं होगा। अगला क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसमें एक्सेलरेशन और मास के बीच का रिलेशनशिप पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं कि F = ma, यानी कि
अगर एक्सेलरेशन और मास के बीच का बात किया जाए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि F/a इज इक्वल टू m। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, या फिर हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो कहाँ गया जी, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये हो जाएगा आंसर। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन से आया हुआ सवाल है, थोड़ा सा ऊपर चला गया लेकिन आ सकता है आपके एग्जाम में भी। अच्छा, अगला सवाल क्या है कि हाँ, ये है आपका धरती, ये है आपका एक सेब न्यूटन बाबा का। न्यूटन बाबा क्या बोले थे कि कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट है पूरे ब्रह्मांड में, दोनों एक दूसरे को खींचता है अपनी तरफ। तो पृथ्वी जो खींचता है सेब को अपनी तरफ, तो सेब तो धरती पे गिर जाता है, लेकिन ऐसा हमको देख के क्यों नहीं लगता कि धरती भी सेब की तरफ गिर रहा है, क्योंकि सेब भी तो धरती को खींच रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि एप्पल का जो मास है वो बहुत बहुत छोटा होता है, तो एप्पल अपनी तरफ इसको ज़्यादा नहीं खींचेगा, अर्थ अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा। ठीक है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ एप्पल बहुत कम है, मास इसका बहुत कम है, इसीलिए हमको प्रतीत नहीं होता। इसमें से कौन सा स्टेट ऑफ मैटर में जो एटम है वो टाइटली पैक होता है एक साथ, लेकिन घूम भी सकता है इधर उधर। तो टाइटली पैक जैसे ही देखे आपका घंटी क्या बजेगा, सॉलिड होना चाहिए। तो कहानी खत्म। अगला क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है भैया, 11th-12th में सब पढ़ना था, ये आपके काम का एकदम नहीं है। यहाँ भी थर्मोडायनेमिक्स का सवाल आपके काम का नहीं, ये भी थर्मोडायनेमिक्स काम का नहीं, ये भी थर्मोडायनेमिक्स भाई भर दो भाई, थर्मोडायनेमिक्स भर दो। ये भी नहीं। हाँ, अणु का या एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना भाई, न्यूक्लियस ये किस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फेंकता है, ठीक है, इमिट करता है। तो न्यूक्लियस जो होगा ये क्या इमिट करेगा, एक्सरे। ठीक है, और यानी कि न्यूक्लियस के बाहर वाला जो एरिया है यहाँ से निकलेगा एक्सरे, और इसके अंदर वाला जो एरिया है, अंदर में कुछ प्रोसेस होगा, तोड़ा तोड़ी होगा अगर न्यूक्लियस के साथ, तो क्या निकलने लगेगा, गामा रे निकलने लगेगा। गामा रे, गामा रे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, फ्रीक्वेंसी गामा रे का ज़्यादा होगा, एक्सरे का थोड़ा कम होता है, थोड़ा ही कम होता है। ठीक, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, हाँ, तो न्यूक्लियस से क्या निकलेगा, तो न्यूक्लियस के अंदर का बात हो रहा है, तो अंदर से निकलता है गामा रे, और उसके थोड़ा सा बाहर से निकलता है एक्सरे। यानी ये एटम हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस, ये है एटम। तो यहाँ से अगर निकल रहा है तो एक्सरे निकलेगा, और न्यूक्लियस के अंदर से निकल रहा है तो गामा रे निकलेगा। ठीक, ये भी हल्का सा हाई लेवल हो गया। अगला सवाल हाई लेवल तो नहीं है लेकिन हाई लेवल है फिर भी। तो ये क्या है, बोल क्या रहा है कि 20 सेंटीमीटर का एक ऊंचा ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव मिरर के 15 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है, फोकल लेंथ दे दिया है, पूछ रहा है आपसे कि साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, यानी इमेज का नेचर जो है और साइज पूछ रहा है। ड्राइंग कर लेते हैं भाई सबसे पहले, बड़े दिनों के बाद। ये है कॉनकेव मिरर, बोल कर रहा है इसका फोकल लेंथ दे दी 10, यहाँ पर है फोकस, ये है 10। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख दिया है, 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, रख दिया 15 पर, यानी यहाँ कहीं पर होगा ऑब्जेक्ट, ऐसे दिखाते थे। ये है टोटल 15, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही, यहीं से, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, पोल से, यहाँ से नाप होता है, तो ये हो गया 15। बोल कर रहा है साइज है, इमेज कहाँ बनेगा और कितना बड़ा बनेगा, बेसिकली ये आपको जानना है। कुछ नहीं करना, मिरर फॉर्मूला लगा लीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। साइन का ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर साइन क्या है, ऐसे ही बताए थे कि डिस्टेंस इधर राइट साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, तो फोकल लेंथ आपका माइनस के साथ लेंगे तो -1/10। ठीक है, 1/v हमको मालूम नहीं, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, माइनस में 1/15। इसको जब सॉल्विंग करेंगे तो 1/v कितना हो जाएगा, 1/15 माइनस में 1/10, एलसीएम 30, 2 और 3, तो यानी कि इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, इमेज का डिस्टेंस हो गया -30 सेंटीमीटर, यानी कि ये 15 है, यहाँ पर कहीं पर इमेज बनेगा, यहाँ पर कहीं पर इमेज बनेगा, कैसा बनेगा हमको नहीं पता, बट यहाँ कहीं पे बन रहा होगा। हमसे पूछ क्या रहा है कि रियल है कि इन्वर्टेड है, तो इतना तो समझ में आ गया कि जब इधर बन रहा है इमेज, मिरर के पीछे नहीं बन रहा, तो रियल ही होगा। अब कॉन्सेप्ट जिसको नहीं मालूम है भाई मिरर फॉर्मूला का, तो सवाल स्किप कर दो, फिर आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पे बन रहा है तो यहाँ पे रियल है, यानी कि यहीं से कुछ बन रहा है। चलिए ये ऑप्शन खत्म हो गया, वर्चुअल नहीं है, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, वर्चुअल नहीं है, 2 ऑप्शन बचता है, या तो ये या तो ये। अब देखेंगे कि इमेज का साइज भी हमको बताना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, m = -v/u = h' h।
एच डैश जो है वो साइज ऑफ द इमेज है और एच जो है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए माइनस के साथ भी जो है वो कितना है -30, यू जो है वो कितना है -15, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन -2 का आ गया, यानी कि जो ऑब्जेक्टवा है ये उल्टा बनेगा, ठीक है, और दुगना बनेगा, यानी ये 2 सेंटीमीटर का था ना, ठीक है, तो ई कितना का बन जाएगा 4 सेंटीमीटर का बन जाएगा। अगर इस फॉर्मूला में भी हम बैठाएं तो -2 = एच डैश और ये कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का बनेगा और उल्टा बनेगा, यानी नीचे की तरफ इसको झुका होगा, तो 4 सेंटीमीटर का रियल इमेज बन जाएगा। ऊपर नीचे भी पूछता तो ये भी हम लोग देख सकते थे, ठीक। तो थोड़ा सा जिसको नई फार्मूला पता होगा उसको टफ लग रहा होगा, लेकिन कोई टफ सवाल नहीं, नॉर्मल मिरर फार्मूला लगाना था। वैसे ही आपका फर्ज बनता है कि लेंस फार्मूला भी देख करके जाएंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक। ये काम का नहीं है गुरु, अगला क्या है, ये भी काम का नहीं है आपके, काम का नहीं है, काम का नहीं। बोल रहा होगा कि भाई काहे आप स्किप करा रहे हैं, जिसको नहीं मालूम भाई हम पहले बता चुके हैं क्यों स्किप करा रहे हैं, आपके काम का नहीं है, जेएसएससी नॉर्मल सीजीएल वालों के काम का नहीं है। अगला क्या, केमिस्ट्री शुरू हुआ यहाँ से, पहला ही सवाल काम का नहीं है, 11th क्लास क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये सब नहीं पूछता है, ये भी नहीं, हाइब्रिडाइजेशन ये सब आपको नहीं पढ़ना था 10th तक। इसमें से कौन एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, शुद्ध पदार्थ इसमें से क्या है, तो सॉल्ट वाटर शुद्ध पदार्थ नहीं है क्योंकि इसमें नमक और पानी दोनों मिला हुआ है, एयर में भी बहुत सारा चीज़ मिला हुआ है। गोल्ड एक शुद्ध पदार्थ है, ऑरम या गोल्ड शुद्ध पदार्थ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉइल मिट्टी में भी बहुत सारा चीज़ का मिलावट होता है, तो इस तरह से आप देखना था। ये भी काम का नहीं, ये भी काम का नहीं गुरु। हाँ, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है जो रिवर्सिबल रिएक्शन को बताता है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन को बताने वाला इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। इसका बेसिक आंसर क्या है कि रिवर्सिबल जो रिएक्शन है वो एक साथ आगे भी बढ़ सकता है, पीछे भी बढ़ सकता है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शंस कैन प्रोसीड साइमल्टेनियसली इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा, डेफिनेशन है। जिनको नहीं समझ में आया भाई रट्टा मारिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट हम अभी से नहीं बता सकते आपको, ये काम का नहीं है, काम का नहीं है। ग्लूकोज के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है, ग्लूकोज, ग्लूकोज से आपको क्या याद आना चाहिए, C6H12O6 याद आना चाहिए, सब लोग का रट चुका होगा। तो इससे हम देखते हैं सवाल का हल हो सकता है कि नहीं। ग्लूकोज कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ एटम्स इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, लेकिन उतना नहीं बैठ रहा। ग्लूकोज इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मिक्सचर नहीं है गुरु, कंपाउंड है, तो ये गलत हो जाएगा। ग्लूकोज कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड रेशियो, बिल्कुल सही भाई, कि इसका रेशियो CnH2nOn इस रेशियो को फॉलो करता है, तो ये फिक्स रेशियो में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, और ग्लूकोज के बारे में छोड़िए हटाइए, ये फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस होता है, ये सब तो आपको पता होगा। अगला क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो थर्मल प्लांट्स में होता है फॉसिल फ्यूल से, उसका ड्रॉबैक क्या है, उसका नुकसान पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो यहाँ से आप गेस भी कर सकते थे, ऐसे तो आप कॉमन क्वेश्चन है। तो नुकसान में भाई लो पॉल्यूशन है लेकिन एफिशिएंसी हाई है, तो जब नुकसान का बात हो रहा है तो हाई एफिशिएंसी का चर्चा काहे होगा, गलत है। लो एफिशिएंसी है अब पॉल्यूशन भी हाई है, यही आंसर हो जाएगा कि एक तो एफिशिएंसी नहीं होता है, कोयला जलाते रहिए बहुत सारा, आपको वहाँ से आधा से ज़्यादा तो आपका पॉल्यूशन में और गैस बनने में और आपका राख बनने में तब्दील हो जाता है, तो एफिशिएंसी कम है, पॉल्यूशन भी बहुत खतरनाक टाइप का होता है। कोयला वन ऑफ द वर्स्ट पॉल्यूटेंट्स में से आता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक। अगला क्या, ये काम का नहीं, अब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन ये सब 11th-12th में था, ये भी काम का नहीं है, 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 काम का नहीं है, काम का नहीं है, काम का नहीं है। इसमें से कौन सा जो ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल का सवाल है, जिसको कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप का एलिमेंट बोला जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 2 का एलिमेंट और ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी बेसिकली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के द्वारा नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में आप देखें 1 से 12 पूरा नहीं,
13 से 18 वाला हो सकता है, 3 से 8 वाला नहीं है, 14 16 वाला नहीं है। तो ग्रुप 13 से 18 वाला को, और याद रखिएगा ग्रुप 1 से 2 वाले को भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ही कहते हैं। ये हो गया आपका ग्रुप एस ब्लॉक, ये हो गया आपका पी ब्लॉक। ठीक, अगला क्या, बॉक्साइट, एल्युमिनियम का जो ओर है, बार बार आप झारखंड वाले में पढ़ते ही होंगे। इसका केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3 डॉट ट्वाइस H2O। कहाँ गया ट्वाइस, हाँ ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये एनसीईआरटी से लिया हुआ सीधा सीधा सवाल है, कोई इसमें टफनेस नहीं है, एकदम आपके जेएसएससी सीजीएल में रिपीट कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला बायो सेक्शन शुरू हुआ, काम का नहीं है गुरु, ये भी काम का नहीं है। इसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है, किसी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, कुछ चीज़ को आने देता है, कुछ चीज़ को रोक लेता है। तो ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो एंट्री यानी मटेरियल आना और जाना कंट्रोल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे स्टोर होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आपको मिलेगा। प्रोटीन सिंथेसिस का काम किसको होता है? तो न्यूक्लियस और राइबोसोम दोनों मिलाकर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक, अगला क्या है, विटामिन डी के डेफिशिएंसी से, कमी से कौन सा बीमारी होगा? तो विटामिन डी के डेफिशिएंसी से रिकेट नाम का बीमारी होगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन अच्छा से नहीं हो पाता और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो रिकेट का बीमारी होगा विटामिन डी से। पहले बूढ़ा लोग को बहुत होता था, हालांकि अभी भी होता है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? आपका सनलाइट है। अच्छा से सही से सनलाइट लीजिएगा। ऐसा नहीं कि चमड़ा को जला लेना, और ऐसा नहीं कि बस 1 सेकंड बाहर गए हो गया सनलाइट, ऐसा भी नहीं। तो विटामिन डी आपको मिल जाएगा। आमतौर पे जो कैल्शियम का सप्लीमेंट वाला जो टैबलेट होता है, कैल्शियम का सप्लीमेंट वाला जो टैबलेट होता है, तो उसके अंदर आपको विटामिन डी भी मिक्स किया हुआ रहता है, ताकि आप कैल्शियम भी खाएं, उसका अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी भी खा लें। ठीक, बेरी जो बीमारी है ये विटामिन B1 का कमी से होता है। स्कर्वी जो है विटामिन सी के कमी से होता है। और परनीशियस एनीमिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहा है, ये आपका विटामिन B12 के कमी से आपको परनीशियस एनीमिया नाम का बीमारी हो सकता है। विटामिन बी का पूरा फैमिली और विटामिन सी, ये दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि पानी में बह के आपके शरीर से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बाहर निकलते हैं, इसीलिए इनका कमी होने का संभावना काफ़ी अधिक होता है। अगला क्या, डैमेज एंड एरर इन डीएनए में जब डैमेज और एरर होता है तो इंसान क्या बन जाता है? एक्समैन। तो इंसान एक्समैन बन जाता है, यानी कि म्यूटेंट बन जाता है, यानी म्यूटेशन का काम करता है। डैमेज और एरर जब डीएनए में होता है तब म्यूटेशन आता है और नया नया फीचर्स धीरे धीरे डेवलप होता है, जिसमें कुछ फीचर इवोल्यूशन उसको किल कर देता है, हटा देता है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, और कुछ फीचर आगे आ जाता है। ठीक, अगला क्या है, काम का नहीं है, काम का नहीं, बिल्कुल काम का नहीं। अगला, इसमें से कौन सा जो लैसिफर लाका या लक्का, तो लैसिफर लक्का जो है स्पीशीज, ये साइंटिफिक नेम दिया हुआ है लैसिफर लक्का, ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? इसका फाइलम आपको बताना है। तो लैसिफर लक्का जो है ना, भारतीय लाह या लैक जो है, इंडियन लैक, लाह या लैक, इसका कीड़ा को बोलते हैं। लैक का जो कीड़ा होता है इसी का साइंटिफिक नेम है लैसिफर लक्का, और ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। आर्थ्रोपोडा, ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स हैं वो आपको इसी से मिलेंगे। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ, वन ऑफ द मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज आपको इसमें ही मिलेगा। तो आर्थ्रोपोडा में बिलोंग करता है। ये आपका प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम का क्लास 9 से आप रिलेट कर सकते हैं। इसमें क्या है, विच फेनोमेना इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैंडम चेंजेस इन, ये काम का नहीं है गुरु। क्रोमोसोम जो टर्म है इसको कौन कॉइन किया था? तो इसको कॉइन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? वाल्डेयर। ठीक है, तो वाल्डेयर आप याद रख सकते हैं, फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन के जैसा याद रख सकते हैं। अगला, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, शरीर के अंदर ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और आपको एनर्जी दिया जाता है, ठीक है, तो इसमें इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक कहीं पे भी आ गया ना, यानी कि हवा के या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कुछ काम हो रहा है गुरु, तो उसी को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और कई बार ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ये काम किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एनएरोबिक, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है,
ये कैसे होता है? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसे आप दौड़ते हैं चलते हैं बहुत ज़्यादा तो आपके पैर वाली जो मसल्स है उसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है और जिससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। यही लैक्टिक एसिड जब बहुत ज़्यादा जम जाता है आपके पैर के अंदर तो आपको पैर में दर्द होने लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से हम ले रहे हैं, ये फैक्ट। तो इसी लैक्टिक एसिड जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से होता है, इसी में पैर में दर्द होता है और इसीलिए जब आप बहुत लंबा चलेंगे, जैसे पारसनाथ पहाड़ चढ़ के जब नीचे उतरिएगा ना तो आपको मन करेगा कि दीवार से, एक हम ट्रिक बताते हैं, ऐसे दीवार है, दीवार में अपना ऐसे यहाँ पे लेट जाइएगा और पैरवा जो है ऐसे करके ऊपर कर लीजिएगा। तो जितना लैक्टिक एसिड है ना पैर का, ये नीचे आ जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा, पैर से हट जाएगा, लैक्टिक एसिड इधर उधर हो जाएगा। तो पैर का जो दर्द है, जो बेजोड़ दर्द है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कहीं से भी पैर में दर्द हो तो इस तरह से करके देखिएगा, थोड़ा सा आराम मिल सकता है। ये थकान वाला आराम के लिए बाबू, जिसका पैर कमजोर है, जिसको रिकेट वगैरह हो गया, उसके लिए ये सब नुकसान, मतलब ये सब नुस्खा काम ना आएगा। अगला क्या काम का नहीं है गुरु? हाँ देखिए, क्वेश्चन आ ही गया कि जब हम लोग हेवी एक्सरसाइज करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई मसल तक कम हो जाता है, इनसफिशिएंट हो जाता है, तो किस तरह का रेस्पिरेशन का क्रिया होता है? आंसर क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ऊपर हम पूरा बता ही दिए। अगला क्या? मनुष्यों के जैसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, यानी श्वसन अंग मनुष्यों के जैसा इसमें से किस जानवर का होता है? तो मनुष्य, क्योंकि मैमल है तो मैमल के जैसा ही आप एग्जाम्पल खोजिए, तो काउ ये भी मैमल, बुफेलो, डॉग, कैट ये सब मैमल है। तो इंसानों के जैसा ही ये लोग लंग्स का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, लंग्स बोल लो, नोज बोल लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सिमिलर होता है। फिश में जो रेस्पिरेशन के लिए गिल्स का प्रयोग किया जाता है, गिल आपको याद रखना है। इंसेक्ट में ट्रैके, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अर्थवॉर्म अपने चमड़े से ही सांस ले लेता है, अर्थवॉर्म केचुआ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ख़त्म हुआ ये पेपर। इसमें हम आपको कंप्यूटर बता दिए, हम आपको साइंस दिखा दिए, हम आपको इंडिया जीके दिखा दिए, झारखंड जीके भी दिखा दिए। ये सारा क्वेश्चन वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका रिपीट मारेगा, इसलिए देख करके जाइएगा। साइंस मैथ ऑलरेडी करवा दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। बाकी अगर आपको साइंस का, मैथ का कोर्स लेना है, आपको टेस्ट सीरीज लेना है पेपर 2 इंग्लिश का या पेपर 3 का, तो आप टेस्ट सीरीज या कोर्स कुछ भी ले सकते हैं। 26 जुलाई तक सेल चल रहा है, तो 26 जुलाई तक सेल में अगर आप परचेज करते हैं तो कूपन कोड ऑफिसर से आपको मिल जाएगा 15% का डिस्काउंट। तो कूपन कोड ऑफिसर से 15% का डिस्काउंट 26 जुलाई रात 12 बजे तक एक्टिव है। उसके बाद भी डिस्काउंट रहेगा, लेकिन 10% का ही रहेगा। तो आप लाभ लेना चाहते हो तो 26 जुलाई तक लाभ उठा लीजिए। बाकी कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है इन कोर्सेज के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, तो व्हाट्सएप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो हम पढ़ाए, जो हम बताए, उससे रिलेटेड कोई डाउट रह गया तो भाई कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो से वैल्यूएबल जानकारी मिला होगा। एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट जब रिपीट मारे, कृपया करके एग्जाम के बाद आकर कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है वैसा कमेंट पढ़ के, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, इस बार जेएसएससी सीजीएल एकदम फोड़ना है, ठीक है। मेरा नाम है ऋषिकेश, जय हिंद।